हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होता है जहां नेशन वाइड अवेकनिंग चल रही है और वो गॉड्स के थ्रू कर्स्ड किया गया पहला इंसान बन जाता है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने कैजुअली एक ट्रिपल एस रैंक क्लास अनडेड कैलेमिटी को रिजेक्ट कर दिया, बस ये प्रूव करने के लिए कि ये गॉड्स और कुछ नहीं बस डीमंस हैं। सब लोग उसे एक टोटल इडियट बुलाते हैं, यहाँ तक कि यान, वो स्कूल ब्यूटी जिसको वो डेट कर रहा था, वो भी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसने इस दुनिया की इकलौती हिडन क्लास द गॉड फॉरसेकन को अवेकन कर लिया है। फिलहाल अवेकनिंग स्टेज पर खड़े होकर एमसी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वो जो देख रहा था वो टेक्स्ट बुक्स में लिखी बातों से बिल्कुल अलग था। टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग जब आप दोनों हाथों से एंशिएंट स्टोन स्लैब को टच करते हो तब एक डिवाइन बीइंग अपीयर होता है। वो आपको अपना फॉलोअर चूज करता है और एक सिस्टम क्लास ग्रांट करता है। उसके बाद से आप उसके नाम पर मॉन्स्टर्स को हंट करते हो, उनकी सोल फ्लेम्स को सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर करते हो और उसके बदले में आपको ट्रिमेंडस पावर और स्किल्स मिलती हैं। लेकिन अभी उसके सामने एक नहीं बल्कि चार डिवाइन बीइंग्स खड़े थे। उसे क्लास ऑफर करने वाली पहली बीइंग एक वॉर गॉडेस थी जो गोल्डन आर्मर पहने हुई थी और उसके हाथ में एक एनग्रेव्ड ग्रेट स्वॉर्ड थी। वो उसकी तरफ कोल्ड एरोगेंस के साथ देखती है। उसका चेहरा पूरी तरह कंटेम्प्ट से भरा हुआ था। अवेकनर, मैंने तुम्हारी डिलीजेंस और डिवोशन को सेंस कर लिया है। मेरे फॉलोअर बन जाओ और मैं तुम्हें एक वॉरियर की ग्लोरी ग्रांट करूंगी। एंशिएंट स्टोन स्लैब एक डल ग्रे लाइट रेडिएट करता है और हवा में एक टूटी हुई ग्रेट स्वॉर्ड धीरे धीरे मटीरियलाइज होती है। ये ग्रेट स्वॉर्ड सबसे लोएस्ट टियर क्लास एक डी रैंक वॉरियर को रिप्रेजेंट करती थी। इंस्टेंटली अवेकनिंग सेरेमनी में केओस मच जाता है। इतनी मेहनत करके पढ़ने का क्या ही फायदा हुआ। इसने आखिर में एक ट्रैश क्लास ही अवेकन की ना। हाई स्कूल में परफेक्ट स्कोर्स पर किस काम के। हर कोई बिना होल्ड बैक किए उस पर स्नियर कर रहा था। एमसी की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ रही थीं जैसे रिश्तेदारों के सामने बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स बताने पर उड़ती हैं। उसी वक्त उसके सामने टेक्स्ट की एक लाइन अपीयर होती है। ऑप्शन 1, वॉर गॉडेस को फॉलो करो और डी रैंक क्लास वॉरियर में एडवांस करो। बेस स्किल चेन थ्रस्ट, इनेट स्किल नन। एमसी अपनी आंखें नैरो करता है। बस इतना ही? ये एरोगेंट वॉर गॉडेस क्लेम करती है कि इसने उसकी डिवोशन और डिलीजेंस को फील किया है और बदले में ये उसे सिर्फ एक डी रैंक कैनन फॉडर क्लास ऑफर कर रही है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपना सर हिलाकर मना कर देता है। वो अपनी नजर दूसरे डिवाइन बीइंग पर शिफ्ट करता है जो ब्लैक क्लोक में था और उससे एक सफोकेटिंग किलिंग इंटेंट रेडिएट हो रही थी। वॉर गॉडेस के इस रिजेक्शन से ये क्वाइटली प्लीज्ड लग रहा था। वो अपना हाथ एमसी की तरफ बढ़ाता है। एक वाइस चॉइस क्लेवर अवेकनर, आओ मुझे फॉलो करो और एक ऐसी ब्लेड बनो जो वॉइड को कट कर सके। एक ही सेकंड में हवा में एक डार्क फ्लैश चमकती है और एक ब्लैक ब्लेड सीधा उसके गले पर आकर रुक जाती है। ऑप्शन 2, वॉइड स्पिरिट के सर्वेंट बन जाओ और एस रैंक क्लास शैडो असैसिन में एडवांस करो। बेस स्किल्स वॉइड एरेजर, शैडो वेल, इनेट स्किल शैडो किल। उसी वक्त एंशिएंट स्टोन स्लैब एक ब्लाइंडिंग पर्पल लाइट के साथ इरप्ट होती है। एक और ब्लेड वॉइड को फाड़ते हुए अपीयर होती है जिसकी डार्क ग्लीम इंस्टेंटली उस पहले वाली टूटी हुई ग्रेट स्वॉर्ड को स्वॉलो कर लेती है। क्राउड जो कुछ मोमेंट्स पहले तक बातें कर रही थी अचानक से डेड साइलेंट हो जाती है। हर कोई स्टन था। फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कोई फाइनली धीमी आवाज में मटर करता है, एक ही बंदे के लिए एक और क्लास कैसे अपीयर हो सकती है? ब्याओ, जिसके चेहरे पर अब तक वो स्मग रुकी हुई थी, गुस्से से पेल पड़ जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होकर चिल्लाता है, एक इंसान भला 2 क्लासेस कैसे अवेकन कर सकता है? प्रिंसिपल लिन अपनी टेबल पर हाथ स्लैम करते हैं और अपनी जगह से उछल पड़ते हैं। उनका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो चुका था। यही तो है मेरे बच्चे, ये डेफिनेटली एक एस रैंक क्लास है। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी एजुकेशन में निकालने के बाद भी उन्होंने आज तक किसी को 2 क्लासेस अवेकन करते हुए नहीं देखा था। लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता था कि एक ही वक्त पर मल्टीपल डिवाइन बीइंग्स के द्वारा चूज किए जाने का मतलब क्या होता है। उस लाइट के बीच में खड़े होकर एमसी दोबारा अपना सर हिला देता है। एक ओवरपावर्ड एस रैंक कॉम्बैट क्लास, द शैडो असैसिन। अगर इस एग्जिस्टेंस की हर एक असैसिन टाइप क्लासेस से भी इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे बेस्ट क्लासेस में रैंक करती है। पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। अभी भी 2 और डिवाइन बीइंग्स उसका वेट कर रहे थे। बंदे के नखरे तो देखो, ओपी एस रैंक कॉम्बैट क्लास मिलने पर भी टिंडर की तरह लेफ्ट स्वाइप कर दिया। वो वॉइड स्पिरिट जो ब्लैक रोब में था अपने दबाए हुए गुस्से से कांपने लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। और जब उस वॉइड स्पिरिट ने चुपके से तीसरे डिवाइन बीइंग की तरफ देखा तो एमसी उसकी आंखों में जेन्युइन डर और रेवरेंस की एक झलक नोटिस करता है। तीसरा डिवाइन बीइंग एक बूढ़ा आदमी था जिसने हाथ में एक बोन स्टैफ पकड़ा हुआ था और उसकी टिप पेल ब्लू फ्लेम से घिरी हुई थी। उस बूढ़े आदमी के अंदर एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे किसी को डराने के लिए गुस्से की जरूरत नहीं थी। वो उसकी तरफ देखता है, अवेकनर, मैं डेथ गॉड हूं, मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें लाइफ और डेथ को कमांड करने की एबिलिटी दूंगा। बोल्ड वर्ड्स हैं, उसे ये पसंद आता है। वो अपने मन में सोचता है, ये साफ था कि यहाँ गॉड्स के बीच में पहले से ही एक हायरार्की बनी हुई थी। अगले ही सेकंड उसके सामने एंशिएंट व्हाइट टेक्स्ट राइज होता है। ऑप्शन 3, डेथ गॉड के सामने सबमिट करो और ट्रिपल एस रैंक क्लास अनडेड कैलेमिटी में एडवांस करो। बेस स्किल्स अनडेड समन, बोन डिकॉय, इनेट स्किल हेराल्ड ऑफ द डेथ गॉड, अनडेड सर्वेंट्स जिन्हें समन किया जा सकता है, अनलिमिटेड। एक ही झटके में एंशिएंट स्टोन स्लैब एक ऑरेंज लाइट के साथ ब्लेज होता है जो सीधा आसमान में शूट करता है। रैबिट किंगडम के ऊपर का पूरा आसमान किसी सोलर इक्लिप्स की तरह डिम पड़ जाता है। वो ऊपर देखता है
और एक 1 बिलियन स्ट्रॉन्ग अनडेड आर्मी टिड्डियों के झुंड की तरह आसमान में स्वॉर्म कर रही थी। कलोसल अनडेड बीस्ट्स, फ्लिकरिंग अनडेड असैसिन्स और स्केलेटल वॉर हॉर्सेस पर बैठे अनडेड वॉरलॉर्ड्स। ये प्योर एपोक्लिप्स का एक सीन था। और ये सिर्फ जियांग हाई सिटी तक लिमिटेड नहीं था, पूरे रैबिट किंगडम ने इस टेरिफाइंग फिनोमेनन को विटनेस किया। पूरे नेशन में हर जगह इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुके थे। रिपोर्टर लू अपना माइक्रोफोन कस कर पकड़ती है, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। प्लीज काम रहिए सिटीजन्स। ये कंफर्म हो चुका है कि ये फिनोमेनन हमारे ही नेशन के एक अवेकनर की वजह से हुआ है। उसी वक्त वुल्फ्स डेन कोड नेम वाले एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के अंदर ट्रेडिशनल ट्यूनिक पहने एक सफेद बालों वाला एल्डर अपनी स्टील कोल्ड आंखों से उस एपोकलिप्टिक आसमान को घूर रहा था। एल्डर चेन, शुक्र है कि आपने तेजी दिखाई और इस फिनोमेनन को कंटेन कर लिया, वरना फॉरेन नेशंस को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता। आखिर चेन कौन है और किस चीज ने इतने टेरिफाइंग मंजर को ट्रिगर किया होगा? वो व्हाइट हेयर्ड एल्डर हल्का सा नॉड करता है। मैंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले ही लोग भेज दिए हैं। ये इंसान जो भी है, हम सबसे पहले उसे अपनी प्रोटेक्शन मिलेंगे। उधर सेरेमनी में प्रेस पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। एक के बाद एक कैमरे अवेकनिंग स्टेज के ऊपर मंडरा रहे डार्क क्लाउड्स पर लॉक हो रहे थे। किन, जो अभी भी सेरेमनी के अंदर था, उसे बाहर मच रहे इस बवाल का कोई आइडिया नहीं था। वो उस बूढ़े आदमी को घूरता है जो खुद को डेथ गॉड बुला रहा था, और वो हेजिटेट करता है। अवेकनर्स की हिस्ट्री को अच्छे से घोट कर पीने के बाद किन ये बात किसी से भी बेहतर जानता था। रैबिट किंगडम के आखिरी डबल एस रैंक अनडेड मेज ने पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स अचीव कर ली थी, तो ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलामिटी को चूज करने का मतलब था एक गॉड टियर स्टार्टिंग हैंड, एक हिस्ट्री में गारंटीड प्लेस। लेकिन फिर भी वो एक बार फिर अपना सर हिलाकर मना कर देता है। उसे आखिरी डिवाइन बीइंग को देखना था। वो आखिरी वाला किसी गॉड से ज्यादा एक मॉडल इंसान लग रहा था। स्कार्स से भरी हुई बॉडी, उलझे हुए काले बाल और खून जैसी लाल आंखें। उसके हाथ में एक बुझने वाली टॉर्च के अलावा और कुछ नहीं था। पहले 3 गॉड्स की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस से अगर कंपेयर किया जाए तो ये चौथा डिवाइन बीइंग एकदम भिखारी लग रहा था, जैसे सीधा रेलवे स्टेशन से मांग कर आ गया हो। पर जैसे ही ये भिखारी कुछ बोलता है, किन की पूरी बॉडी को एक जोरदार झटका लगता है। क्या तुम भी ब्लू स्टार से आए एक ट्रांसमाइग्रेटर हो? किन का दिमाग सुन पड़ जाता है। वो इस दुनिया का नहीं था, वो ब्लू स्टार से आया था। ये सीक्रेट उसने आज तक किसी को नहीं बताया था, यहां तक कि इससे पहले आए वो 3 डिवाइन बीइंग्स भी उसके ओरिजिन्स के आर पार नहीं देख पाए। लेकिन ये बंदा जो एक सड़क छाप भिखारी लग रहा था, उसने एक ही पल में उसकी असलियत पहचान ली। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये डिवाइन बीइंग भी ब्लू स्टार से ही ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हो? शॉक के मारे किन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो फटे हाल फिगर एकदम अर्जेंटली बोलता है, इनमें से किसी भी गॉड को फॉलो मत करना, ये सब एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी है। हम सब उनके बोर्ड पर सिर्फ मोड़ हैं, बलि का बकरा। उसके शब्द ठीक से खत्म भी नहीं हुए थे कि उस फिगर की बॉडी अचानक से डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, मानो किसी अनदेखी फोर्स ने उस पर हमला कर दिया हो। किन के दिमाग में सवालों का तूफान आ जाता है, पर उनमें से किसी को भी पूछने का टाइम नहीं था। उसकी आंखों के सामने टेक्स्ट अपीयर होता है, ऑप्शन 4, गॉड की ब्लेसिंग को रिफ्यूज करो और एक ऐसा इंसान बन जाओ जिसे सभी डिवाइन बीइंग्स ने त्याग दिया हो। क्लास, द गॉड फॉरसेकन। बेस स्किल, नन। इनिशियल इनेट ट्रेट, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। भले ही ये फ्रैक्चर्ड है, पर ये अभी भी ऑफरिंग्स रिसीव कर सकता है। द गॉड फॉरसेकन मारे गए किसी भी मॉन्स्टर की सोल फ्लेम्स को खुद के लिए ऑफर कर सकता है और उनके ट्रेट्स को अपना बना सकता है। जैसे ही ये ऑप्शन अपीयर होता है, किन कुछ टेरिफाइंग नोटिस करता है। उन तीनों गॉड्स के सर के ऊपर डीप रेड हेल्थ बार्स मटीरियलाइज हो जाती हैं। उनकी वैल्यूज ट्रिलियंस में जा रही थी। इसी पल उसका पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो जाता है। गॉड्स की भी हेल्थ बार होती है, मतलब इंसान भी गॉड बन सकते हैं। उसके अंदर एक अलग ही खौफ और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसी पल वो इस फ्रैक्चर्ड डिविनिटी की असली वैल्यू समझ जाता है। नॉर्मली सिर्फ गॉड्स ही ऑफरिंग्स का मजा लेते हैं। एक अवेकनर को मॉन्स्टर्स मारकर उनकी सोल फ्लेम्स अपने चुने हुए गॉड को ऑफर करनी पड़ती है, और तभी बदले में उसे स्किल्स, सेकंड एडवांसमेंट्स और बाकी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन एक फ्रैक्चर्ड डिविनिटी भी आखिर है तो डिविनिटी ही ना। इसका मतलब था कि इस डिविनिटी को पोजेस करने के बाद वो सीधा गॉड्स के बराबर की टक्कर में आ गया था। वो डायरेक्टली ऑफरिंग्स रिसीव कर सकता था। वो जो भी मॉन्स्टर मारेगा, उसका हर एक ट्रेट सीधा उसका हो जाएगा। हाँ, ये एक ब्लैंक स्लेट क्लास की तरह स्टार्ट हो रही थी, पर इसका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटलेस था। वो एक ट्रू गॉड भी बन सकता था। अब जरा इसे उससे कंपेयर करो जो वो पहले 3 गॉड्स ऑफर कर रही थे। एरोगेंट और एकदम कंजूस, एक शिकारी की तरह उसे चारे से ललचा रहा था। दूसरा सीधा सीधा उसके घुटने टेकने की डिमांड कर रहा था। फॉलोअर, सर्वेंट, सबमिशन, एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसमें असली रिस्पेक्ट हो। शायद इन गॉड्स के लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े थे जिनके साथ वो अपने मजे के लिए खेल रहे थे। ऊपर मेन स्टेज पर रैबिट किंगडम के चारों मेजर गिल्ड्स लियान, जेन, श्याओ और मेंग ने प्रिंसिपल लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। बेचारे प्रिंसिपल को अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना भाव नहीं मिला था। वो खुशी से पूरे फूले हुए थे और उनकी बत्तीसी साफ नजर आ रही थी। किन हमारे स्कूल के की स्टूडेंट्स में से एक है, हमारे सबसे बेहतरीन ग्रेजुएट्स में से। लेकिन उनके सेंटेंस के बीच में ही आसमान में छाई वो टेरिफाइंग अनडेड आर्मी फेड होने लगती है। फिर अचानक एंशिएंट स्टोन स्लैब से लाइट का एक और पिलर एक्सप्लोड होता है। एक चौथी क्लास,
ब्लैक ईगल गिल्ड का मास्टर मेंग डिसबिलीफ में अपना सर हिलाता है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना, हालांकि इसे देखकर लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा सी रैंक ही होगी। हर कोई एंशिएंट स्टोन स्लैब की तरफ मुड़ता है। जैसे ही चौथी लाइट का पिलर आसमान की तरफ रॉकेट की तरह शूट करता है, एक जली कटी टॉर्च का टोटम उस स्लैब पर जुड़ जाता है। अलग अलग कलर्स के 4 लाइट पिलर्स किन के चारों तरफ घूम रहे थे, पर कोई भी इसे साफ देख सकता था। उनमें से ऑरेंज पिलर सबसे ज्यादा ब्राइट ब्लेज कर रहा था। ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलामिटी क्लियरली सबसे बेस्ट चॉइस थी। प्रिंसिपल लिन, किन सही कॉल लेगा ना? ड्रिफ्टिंग क्लाउड गिल्ड की शार्प और ब्यूटीफुल मास्टर शाओ परेशान होते हुए पूछती है। आप बेफिक्र रहिए गिल्ड मास्टर्स, हमारे स्कूल का करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा से ही। प्रिंसिपल लिन का ये मुस्कुराता हुआ एश्योरेंस उनके मुंह में ही रह जाता है जब वो देखते हैं कि अवेकनिंग स्टेज पर किन ने फाइनली अपनी चॉइस मेक कर ली थी। स्टोन स्लैब के ऊपर से चारों लाइट पिलर्स लगभग एक ही वक्त पर वैनिश हो जाते हैं। अब उसके ऊपर सिर्फ एक ही टोटेम बचा था, एक बुझती हुई टॉर्च जो मुश्किल से अपनी आखिरी फ्लेम को पकड़े हुए थी। वो उसके चारों तरफ एक बार सर्कल करती है और उसकी दोनों आंखों के बीच के स्पेस में सिंक हो जाती है। पूरा वेन्यू केओस में एरप्ट हो जाता है। नो वे! प्रिंसिपल इनका चेहरा मानो जम सा जाता है। चारों गिल्ड मास्टर्स स्टेज पर स्टन खड़े थे और हर किसी के चेहरे पर वही डिसबिलीफ का लुक था। उसने सच में अनडेड कैलामिटी को छोड़ दिया। फीनिक्स फ्लेम गिल्ड का मास्टर लियान अपना सर हिलाता है और साई करता है। सोच रहा था कि काश उस अवेकनिंग स्टेज पर किन की जगह वो खड़ा होता। और अब प्रिंसिपल लिन, जो अभी अभी प्योर जॉय से सीधा एब्सोल्यूट डेवस्टेशन की रोलर कोस्टर राइड करके आए थे, एक पगलाए हुए सांड की तरह अवेकनिंग स्टेज पर चार्ज करते हैं। किन, अभी क्या अभी नीचे आओ! प्रिंसिपल लिन अपने पूरे लंग्स की ताकत लगाकर चिल्लाते हैं। डायरेक्टर झांग, किन का होमरूम टीचर कौन है? इससे प्रॉपर करियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई? डायरेक्टर झांग, जो अथॉरिटी की वेव पर राइड करने में सबसे आगे थे, तुरंत घूमते हैं और मिस टैंग पर बरस पड़ते हैं। डायरेक्टर झांग और प्रिंसिपल दोनों से डांट खाने के बाद भी मिस टैंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें भरोसा था कि किन के पास ऐसा करने का जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। इस दौरान इस पूरे सीन का ड्रामा मीडिया को एक कंप्लीट फ्रेंजी में भेज देता है। लोगों को किसी को लेजेंड बनाने में बड़ा मजा आता है, पर उस लेजेंड को मिट्टी में मिलाने में उन्हें और भी ज्यादा मजा आता है। व्यूअर्स, मैंने ऑनेस्टली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये स्कूल जो खुद को शांघाई सिटी में नंबर 1 कहता है, यहाँ बच्चों को बेसिक करियर गाइडेंस तक नहीं मिलती। हमारे नेशन ने अभी अभी एक ट्रिपल एस रैंक अवेकनर, एक अनडेड कैलामिटी को खो दिया है। इस तरह के आउटकम के लिए मुझे लगता है कि इस स्कूल के हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब तक स्टेज पर खड़े चारों गिल्ड मास्टर्स सिर्फ अपना सर हिला सकते थे और एक एक करके चुपचाप वहां से स्लिप अवे कर जाते हैं। पर हर कोई अपसेट नहीं था। कुछ लोग, जैसे उसी ग्रेजुएटिंग क्लास के ब्याओ और मिंग, खुशी से पागल हो रहे थे। एक वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है। जब अपॉर्चुनिटी सीधा उसकी गोद में आकर गिरी, तब भी वो उसे होल्ड नहीं कर पाया। वापस अवेकनिंग स्टेज पर किन को इन सब बातों को प्रोसेस करने का एक मोमेंट भी नहीं मिलता कि वो चारों डिवाइन बीइंग्स और विजन्स फेड होना शुरू हो जाते हैं। एक ही झटके में आसपास का नजारा शिफ्ट होता है और वो किसी कंप्लीटली अनफेमिलियर जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। एक आवाज तुरंत उसके कान में रिंग करती है। न्यू अवेकनर, तुमने ट्रायल टावर में एंटर कर लिया है। ये न्यूली अवेकन्ड इंडिविजुअल्स के लिए ये फाइनल असेसमेंट है। अपनी क्लास के हिसाब से क्विकली अडेप्ट करने की और उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश करने की तुम्हारी एबिलिटी ही यहाँ ट्रूली मैटर करती है। किन क्विकली अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करता है। वो एक एंशिएंट फॉरेस्ट में खड़ा था। जरूर ये ट्रायल टावर का फर्स्ट फ्लोर होगा। हर फ्लोर अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड था। हर फ्लोर के गार्डियन मॉन्स्टर्स को डिफीट करके ही वो आगे नेक्स्ट फ्लोर पर एडवांस कर सकता था। वो अपना सिस्टम स्टेटस पैनल ओपन करता है। उसकी हर एक स्टैट उसे घूर रही थी, इतनी पिटिफुली वीक कि उसे खुद ये मानना पड़ा। एग्जाम में 0 आने पर मार्कशीट घूर रही हो ऐसा लग रहा था। चारों स्टार्टिंग स्टैट्स, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट, सब के सब एक मिजरेबल 5 पॉइंट्स पर अटके हुए थे। हेल्थ, अटैक और डिफेंस तो एक डी रैंक क्लास से भी लोअर थे। उसके पास एक सिंगल स्टार्टिंग स्किल भी नहीं थी। अगर उसके पास कुछ था तो बस एक इनिशियल ट्रेट, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। फेयर इनफ। वो अपनी आंखें नैरो करता है और डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, एक ऐसे इंसान की डिविनिटी जिसे सभी गॉड्स ने त्याग दिया हो। भले ही ये फ्रैक्चर्ड है, पर ये अभी भी ऑफरिंग्स रिसीव कर सकती है। सोल फ्लेम्स ऑफर करने पर ये फ्रैक्चर्ड डिविनिटी ग्रेजुअली रिस्टोर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने गलत जगह बैठ नहीं लगाई, वो सोचता है। ठीक उसी समय उसके आसपास के जंगल से पत्तियों के सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं। फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन मॉन्स्टर्स आ चुके थे। ये गॉब्लिन्स थे, झुके हुए पतली पतली लकड़ियों जैसे हाथ पैर वाले ह्यूमनॉइड्स। वो उन्हें देखते ही तुरंत पहचान जाता है। देखा जाए तो गॉब्लिन्स सबसे वीक मॉन्स्टर्स में आते हैं, पर एक ऐसे बंदे के लिए जिसकी स्टैट्स 0 के आसपास भटक रही हो, वो थोड़ी सी भी केयरलेसनेस अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो अपने हाथ में पकड़ी स्पीयर की ग्रिप को टाइट करता है और कुछ कॉशियस स्टेप्स पीछे लेता है। टोटल 3 गॉब्लिन्स थे। अगर उन्होंने उसकी इन कचरा स्टैट्स के साथ उसे घेर लिया तो वो कुछ ही सेकंड्स में मारा जाएगा। सबसे आगे वाला गॉब्लिन पहले ही अपनी आयरन स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ स्विंग कर चुका था। किन दोनों हाथों से स्पीयर को कसकर पकड़ता है और एकदम प्रिसीजन के साथ गॉब्लिन की ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसे ऑफ बैलेंस पकड़ते हुए वो अपनी रफ आयरन स्पीयर को पूरी ताकत से गॉब्लिन की चेस्ट के आर पार कर देता है। वो गॉब्लिन एक जोर की चीख मारता है और वहीं ढेर हो जाता है। वो आगे बढ़ता है, अपनी स्पीयर से कंटिन्यूअसली स्वीप और स्लैश करते हुए क्विक सक्सेशन में 2 और हिट्स लैंड करता है। उसकी हेल्थ बार ड्रॉप होकर आधी से भी कम रह जाती है। ठीक उसी वक्त बाकी दोनों गॉब्लिन्स दोनों साइड से किन के ऊपर लंच करते हैं। पीछे हटने के बजाय किन खुद आगे की तरफ लंच करता है और अपनी स्पीयर को सीधा पहले वाले गॉब्लिन की बॉडी के आर पार कर देता है और उसकी बची खुची आखिरी हेल्थ को भी वाइप आउट कर देता है। वो धीरे से जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। अपने साथी को यूं टपकता देख बाकी दोनों गॉब्लिन्स गुस्से से पागल हो जाते हैं और दोनों तरफ से उस पर स्लैश करते हैं, लेकिन किन एकदम काम रहता है। वो अपनी स्टेडी फुटवर्क का यूज करके हर अटैक को वीव और डॉज करता है और अपनी स्पीयर से उनके हर वार को पैरी कर रहा था। वो दोनों मिलकर भी उस पर एक सिंगल हिट लैंड नहीं कर पाते।
किन बिना रुके लगातार पैरी और काउंटर करता है जब तक कि आखिरी गॉब्लिन भी ढेर नहीं हो जाता। उन तीनों की बॉडी से व्हाइट लाइट की 3 स्ट्रीम्स निकलती हैं और सीधा किन के अंदर फ्लो कर जाती हैं। ये एक्सपीरियंस उसे पूरा एक फुल लेवल अप करने के लिए काफी था। लेकिन जिस चीज ने उसका अटेंशन कैच किया वो थे उन गॉब्लिन्स के कॉर्प्सेस। हर एक बॉडी से हल्की हल्की फ्लिकरिंग फ्लेम्स उठना शुरू हो गई थी। सोल फ्लेम्स। एक मॉन्स्टर को एलिमिनेट करो और तुम्हें उसकी सोल फ्लेम्स मिलेंगी। अगर तुम अपने चुने हुए गॉड को इनफ सोल फ्लेम्स ऑफर करते हो तो तुम उनका फेवर अर्न कर सकते हो, जिसके बदले में नई स्किल्स, सेकंड एडवांसमेंट्स और यहां तक कि थर्ड एडवांसमेंट्स भी मिलती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग गॉब्लिन। वो फ्लेम्स एक एक करके उन बॉडी से उड़ती हैं और किन के चारों तरफ हवा में डिसॉल्व हो जाती हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, ट्रेट अक्वायर्ड, स्ट्रेंथ 10% इंक्रीज हो चुकी है। यस, एक्साइटमेंट की एक जबरदस्त लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। पूरे 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ। उसका अटैक सीधा जंप करके 135 पर पहुंच चुका था। तो एक ऑफरिंग रिसीव करने पर ऐसा फील होता है। और ये तो सिर्फ एक फ्रैक्चर्ड डिविनिटी है जो पहले से ही इतने पावरफुल रिजल्ट्स पुल कर रही थी। जरा सोचो, वो गॉड्स जिनकी डिविनिटी कंप्लीट है, जो हर दिन बिलियंस फॉलोअर्स से ऑफरिंग्स रिसीव कर रहे हैं, किन इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उनकी पावर कितनी मॉन्स्टर्स होगी। पहला फ्लोर काफी वास्ट था। यहाँ सिर्फ कुछ गॉब्लिन्स नहीं बल्कि बहुत से मॉन्स्टर्स रोम कर रहे थे। नेक्स्ट फ्लोर पर एडवांस करने के लिए उसे उनके लीडर को खत्म करना ही होगा। वो अपनी स्पीयर की ग्रिप टाइट करता है और जंगल में और डीप पुश करता है। उसे गॉब्लिन्स का एक और क्लस्टर स्पॉट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर इस बार 135 अटैक पॉइंट्स के साथ वो उनके बीच में से किसी फोर्स ऑफ नेचर की तरह गुजरता है। एक थ्रस्ट और एक किल। उसके सामने गॉब्लिन्स की लाशों का ढेर लग जाता है और वाइट एक्सपीरियंस की स्ट्रीम्स उसकी बॉडी में फ्लो करने लगती हैं। ये गॉब्लिन्स उसके आगे ऐसे साफ हो रहे थे जैसे बिग बिलियन सेल में फ्री का माल। एक और लेवल अप। तभी अचानक एक मैसिव गॉब्लिन एक बहुत बड़ा स्पाइक्ड क्लब उठाता है और उसे पूरी ताकत से किन के ऊपर क्रैश करने के लिए नीचे लाता है। स्ट्राइक को ब्रेक करने के लिए किन स्पिन करता है और उसकी आयरन स्पीयर सीधा उस गॉब्लिन की खाई को पंक्चर करते हुए आर पार निकल जाती है, जिससे वहां एक बड़ा सा घाव फट जाता है। वो गॉब्लिन चीफ दर्द के मारे बुरी तरह हाउल करने लगता है। किन अपने लाइट और डांसिंग फुटवर्क से उसे सर्कल करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक लगातार काउंटर्स लैंड करता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी हेल्थ बार गिरकर आधी से भी कम हो जाती है। तभी गॉब्लिन चीफ की आंखें डीप बर्निंग रेड हो जाती हैं और वो पूरी तरह से बर्जर्क हो जाता है। उसका डैमेज आउटपुट एकदम से एक्सप्लोड होता है। वो आगे की तरफ झुककर अपने पंजों से क्लॉ और स्मैश करते हुए किन पर लंच करता है। गॉब्लिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी भैंस चुरा ली हो, लेकिन किन को एग्जैक्टली यही चाहिए था। वो एक ही फ्लैश में साइड स्टेप लेता है और अपनी स्पीयर सीधा गॉब्लिन चीफ के गले के आर पार कर देता है। उसी इंस्टेंट उसके ऊपर से एक मैसिव डैमेज नंबर एक्सप्लोड होता है। वो भारी भरकम गॉब्लिन चीफ सीधा जमीन पर क्रैश होता है। उसकी लाश के ऊपर सोल फ्लेम्स फ्लिकर करने लगती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग गॉब्लिन चीफ। वो स्पीयर की टिप को उसकी बॉडी पर प्रेस करता है और तुरंत एक प्रॉम्प्ट अपीयर होता है, सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, स्किल एक्वायर्ड, फ्रेंजी, रैंक बी। एक स्किल। फाइनली उसका दिल एक्साइटमेंट से उछल पड़ता है। फ्रेंजी, रैंक बी इफेक्ट। ये ऑर्क ब्लड लाइन की एक यूनिक टेक्निक है। इसे एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ जाती है और जब इफेक्ट खत्म होता है तो यूजर एक वीकेंड स्टेट में चला जाता है जहां उसका डिफेंस सिर्फ 50% रिड्यूस होता है। अभी किन के सीने में एक्साइटमेंट की एक छोटी सी वेव बिल्ड हो ही रही थी कि उसके सामने एक नया टेक्स्ट अपीयर होता है। क्या आप इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए 10 फ्लेम पॉइंट स्पेंड करना चाहते हैं? वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है। अच्छा, तो फ्लेम पॉइंट्स इस काम आते हैं। तुम असल में एक्वायर्ड स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। वो तुरंत 10 फ्लेम पॉइंट स्पेंड कर देता है। अपग्रेड कंप्लीट। फ्रेंजी स्किल इवॉल्व होकर बॉइलिंग बीस्ट ब्लड बन चुकी थी। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड, रैंक बीटी इफेक्ट और काइंड की हाई टियर ब्लड लाइन टेक्निक है। इसे एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद यूजर एक ब्रीफ वीकेंड स्टेट में एंटर करता है जहां उसका डिफेंस सिर्फ 30% रिड्यूस होता है। बोनस इफेक्ट, एक्टिवेशन के दौरान किया गया हर एक किल इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देगा। ट्रायल टावर के बाहर मिस टैंक क्लोजली किन की फीड को मॉनिटर कर रही थी। उनकी आंखों में अभी भी चिंता साफ दिख रही थी। वापस टावर के अंदर किन के कानों में एक नोटिफिकेशन चाइम बजती है। कंग्रेचुलेशंस, आपने ट्रायल टावर के फ्लोर 1 के गार्डियन को डिफीट कर दिया है। ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 2। किन का विजन ब्लर होता है और वो एक मैसिव पिच ब्लैक कैवन में टेलीपोर्ट हो जाता है। चारों तरफ पत्थर की दीवारें और डैम्प मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। पक्का ये ट्रायल टावर का सेकंड फ्लोर होगा। स्ट्रेंजली अभी किन को कोई नर्वसनेस फील नहीं हो रही थी। उसे सिर्फ एक्साइटमेंट फील हो रही थी। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर गॉब्लिन्स को ऑफर करने से ही उसने पहले ही बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को अनलॉक कर लिया था। अब ये नेक्स्ट फ्लोर उसके लिए किस तरह के सरप्राइजेस लेकर आएगा। ट्रायल टावर के सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर्स ने पहले ही अपनी प्रेजेंस फील कराना शुरू कर दिया था। इस कैवन के डार्कनेस के एकदम डीप से अचानक ही जमीन फाड़कर ब्लैक वाइन्स बाहर निकलने लगती हैं। कांटों जैसी शार्प ये वाइन्स किसी के भी स्पाइन में चिल भेज सकती थीं। किन तुरंत पीछे की तरफ लीप करता है, अपनी स्पीयर उठाता है और पूरी ताकत से स्विंग करते हुए 2 वाइन्स को काट कर रख देता है। वो जमीन पर गिर जाती हैं, पर अभी भी किसी जिंदा चीज की तरह तड़प रही थीं। किन फ्राउन करता है। इनकी हेल्थ ना के बराबर थी,
लेकिन अगले ही सेकंड उसके चारों तरफ की मिट्टी से और भी ज्यादा वाइन्स बर्स्ट होकर निकलने लगती हैं। किन फास्ट रिएक्ट करता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह इमर्ज हो पाती, उसकी स्पीयर उन सबको काट डालती है, पर वो कटी हुई वाइन्स मिट्टी से फिर से स्प्राउट होने लगती हैं। किन प्रॉब्लम को इमीडिएटली समझ जाता है। इनकी हेल्थ लो जरूर है, पर इन्हें खत्म करने पर और वाइन्स उनकी जगह ले लेती हैं। ये एंडलेस था। ये तो उन बिन बुलाए रिश्तेदारों की तरह ढीठ थीं, जिन्हें कितना भी इग्नोर करो मुंह उठाकर घर आ ही जाते हैं। इसका जरूर कोई सोर्स, कोई कोर होगा, और उसे खत्म करना ही इसे रोकने का इकलौता तरीका है। वो अपनी स्पीयर को कसकर पकड़ता है और जहां से भी जमीन सबसे ज्यादा मूव होती हुई लग रही थी, उस तरफ चार्ज कर देता है, रास्ते में आने वाली हर चीज को काटते हुए। रास्ते में अनगिनत नंबर्स में वाइन जमीन से इरप्ट होती हैं, पर उसका निम्बल फुटवर्क उसे हर एक वार से क्लियर रखता है। करीब 7 या 8 टनल्स के बीच से वीव करते हुए निकलने के बाद कैवन के सेंटर में एक मैसिव उलझी हुई जड़ बैठी हुई थी। हर एक वाइन उसी से कनेक्टेड थी। यही सोर्स था, और इससे भी ज्यादा अनसेटलिंग बात यह थी कि उस जड़ के अंदर से एक इंसानी चेहरा उगाया था। ये डेफिनेटली कोर ही होना चाहिए। एक सेकंड भी हेजिटेट किए बिना किन अपनी आयन स्पीयर उठाता है और उसे पूरी ताकत से उन जड़ों के ढेर में घुसा देता है। एक डैमेज नंबर पॉपअप होता है और उस ट्री स्पिरिट की हेल्थ बार सामने आ जाती है। अनडाइंग ट्री स्पिरिट, एलीट, बॉस, हेल्थ 50,000, डेंजर लेवल हाई। वो हेल्थ बार पूरे 50,000 तक स्ट्रेच हो रही थी। लेकिन सबसे क्रशिंग पार्ट तो इसके बाद आता है। उस ट्री स्पिरिट के ऊपर एक हीलिंग नंबर अपीयर होता है, और जो डैमेज किन ने अभी अभी डील किया था, वो कुछ ही सेकंड्स में रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो ये ट्रिक है। किन अब इस फ्लोर का पॉइंट समझ चुका था। वाइन्स को हमेशा के लिए क्लियर करने के लिए उसे इस अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना ही होगा। पर इसके पास ना सिर्फ एक मॉन्स्ट्रस हेल्थ बार थी, बल्कि इसका रीजनरेशन भी टेरिफाइंग था। एक क्विक किल का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन ये फाइट जितनी लंबी खींचेगी, वो कोर उतनी ही ज्यादा वाइन स्पॉन करेगा। ये फ्लोर असल में कच्चे डैमेज आउटपुट का टेस्ट ले रहा था। ज्यादातर अवेकनेस जो यहां तक पहुंचते हैं, वो प्रैक्टिकली ऑन द स्पॉट गिव अप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन किन के लिए अभी ये अनविनेबल नहीं था। ट्रायल टावर के बाहर प्रिंसिपल लिन के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंच चुकी थीं। डैम इट ऑल, इस साल के ट्रायल टावर को आखिर डिजाइन किसने किया है? जिन अवेकनर्स ने सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया था, उन्हें 3 एस रैंक अवेकनर्स लीड कर रहे थे, ब्याओ, मिंग और यान। ब्याओ अपनी एस रैंक मीली क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मंक के साथ तुरंत अपने स्टाफ को स्पिन करता है और सेकंड्स में वाइन्स के चिथड़े उड़ा देता है। गुड, कम से कम ये फ्लोर अभी भी मैनेजेबल लग रहा है। प्रिंसिपल लिन ने मुश्किल से राहत की सांस ली ही थी कि कैमरे के फ्रेम में वो एनॉर्मस कोर रूट नजर आ जाती है। जो कोई भी इसे देख रहा था, उसकी सांसें अटक जाती हैं। ओ नो, क्या वो एक अनडाइंग ट्री स्प्लिंट है? एक लेवल 10 का अवेकनर भी इसे गिराने में स्ट्रगल करेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस टैंग क्लोजली किन की फीड को देख रही थी। किन की मूवमेंट्स फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले डबल फास्ट लग रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? इधर टावर के अंदर किन पहले ही ट्री स्पिरिट के कोर पर अपना रिलेंटलेस असॉल्ट अनलीश कर चुका था। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के एक्टिव होने से उसकी अटैक पावर और स्पीड दोनों ड्रामेटिकली सर्ज हो चुकी थी। ट्री स्पिरिट के उस इनसेन रीजनरेशन के बावजूद किन हर हिट पर 70 पॉइंट से ज्यादा का इफेक्टिव डैमेज पुश कर रहा था। 50,000 हेल्थ जरूर थी, पर यह अनटचेबल नहीं था। फिर भी इस अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना इतना सिंपल नहीं था कि बस अंधाधुंध हमला कर दो। कांटों से भरी वाइन्स हर सेकंड जमीन से इरप्ट हो रही थीं, और अगर किन उन्हें जल्दी जल्दी नहीं काटता तो वो पाइल अप होकर उसे ओवरवेल्म कर देती। पर जैसे ही वो वाइन से डील करने के लिए अपना फोकस स्प्लिट करता, कोर पर उसका सस्टेन डैमेज कम हो जाता। यही वो ट्रैप था जो इस फ्लोर के डिजाइनर ने सेट किया था। लेकिन किन के लिए ये वाइन्स असल में बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को रीसेट करने के टारगेट्स थीं। जैसे ही कोई वाइन स्प्राउट होती, वो उसे काट गिराता और साथ ही ट्री स्पिरिट के कोर पर अपना हैमरिंग अटैक जारी रखता। हर एक वाइन का किल बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को 10 सेकंड्स के लिए एक्सटेंड कर देता। एक परफेक्ट 10 सेकंड लूप। किन इस रिदम में प्रिसाइसली लॉक हो जाता है। इस टाइट साइकिल के चलते उस अनडाइंग ट्री स्पिरिट की 50,000 हेल्थ स्टेडीली नीचे गिरने लगती है। 1 मिनट से 2 मिनट और फिर 5 मिनट। इस सस्टेन्ड असॉल्ट के लिए जिस इंटेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत थी, वो इतनी लंबी चली कि लगा जैसे सदियां बीत गई हो। फाइनली स्पीयर के आखिरी थ्रस्ट के साथ ट्री स्पिरिट की हेल्थ बार ड्रेन होकर पूरी तरह जीरो हो जाती है। वो मैसिव रूट एक ही बार में फ्रैक्चर हो जाता है और ऐश और डस्ट के तूफान में डिसॉल्व हो जाता है। कैवन को भरने वाली हर एक वाइन उसके साथ वैनिश हो जाती है। वो अनडाइंग ट्री स्पिरिट किन के सामने क्रम्बल हो चुका था। व्हाइट लाइट की वेव्स उसके अंदर फ्लड कर जाती हैं। इस ब्रूटल बॉस ने उसे एक ही झटके में पूरे 3 लेवल्स अप कर दिया था। लेकिन किन को असली परवाह थी तो उस ट्री स्पिरिट की सोल फ्लेम ऑफरिंग की। उसकी स्पीयर के टिप के चारों तरफ टाइनी फ्लेम सोल करती हैं और फिर फेड हो जाती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग, अनडाइंग ट्री स्पिरिट, सक्सेसफुल। उसे एक नया ट्रेट मिलता है, लाइट कोर रीजनरेशन, रैंक एस। बोनस, ये हर सेकंड मैक्सिमम हेल्थ का 1% रिस्टोर करता है। सही में एक एस रैंक ट्रेट होने के लायक।
गेमिंग की भाषा में कहूं तो ये बिना किसी मेडकिट की फुल हीलिंग वाला तगड़ा हैक था। इससे पहले कि किन थोड़ा एक्साइटेड फील कर पाता, सिस्टम की वो जानी पहचानी आवाज फिर से रिंग करती है। कंग्रेचुलेशंस, आपने फ्लोर 2 के गार्डियन को डिफीट कर दिया है, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 3। एक ही इंस्टेंट में किन को उस डार्क कैवन से बाहर पुल किया जाता है और एक ओपन स्वैम्प में ड्रॉप कर दिया जाता है। तभी उसके कान में एक और प्रॉम्प्ट बजता है, कंग्रेचुलेशंस, आप फ्लोर 3 तक पहुंचने वाले 5वें अवेकनर हैं। ट्रायल टावर में बचे हुए रिमेनिंग अवेकनर्स 47। ये सुनकर किन को एक सरप्राइज का झटका लगता है। वो जानता था कि अनडाइंग 3 स्पिरिट को गिराने वाला वो पहला इंसान नहीं था, लेकिन क्लियरेंस रेट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा लो था। इससे पहले कि वो इस बात को प्रोसेस कर पाता, उसके सामने का डार्क और मर्की स्वैम्प अचानक से हिलने लगता है और कहीं से 3 ह्यूमनॉइड फिगर्स इमर्ज होकर बाहर आती हैं। एक लो वेव जैसी चीख किन के ऊपर से वॉश ओवर करती है, स्वैम्प बैनशीज। किन तुरंत डाइव लगाकर पास ही मौजूद एक बोल्डर के पीछे छिप जाता है। अगले ही सेकंड एक शार्प सोनिक ब्लास्ट चीखते हुए उसके कान के पास से गुजरता है, एक मैजिक अटैक। किन के एक्सप्रेशंस हार्ड हो जाते हैं। स्वैम्प बैनशीज के सोनिक अटैक्स पहले ही एक मैसिव एरिया कवर करते थे और फ्लोर 3 एक ओपन स्वैम्प में सेट था, जहां कवर लेने की जगह ना के बराबर थी। बस यही एक बोल्डर था जो उसे कोई रियल प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा था। एक स्वैम्प बैनशी को टेक डाउन करना कोई हार्ड पार्ट नहीं था, उनका फिजिकल डिफेंस ना के बराबर था। रियल प्रॉब्लम ये थी कि एक पर अटैक करते ही बाकी दोनों से तुरंत सोनिक ब्लास्ट्स ड्रॉ हो जाते थे, और तो और इस स्वैम्प का टेरेन मूवमेंट को स्लो कर देता था, जिससे ये फ्लोर इंड्योरेंस का एक प्योर टेस्ट बन चुका था। किन इस फ्लोर के डिजाइनर का इंटेंट समझ जाता है और उसके होठों पर एक क्वाइट स्मर्क आ जाती है। उसे बस इतना करना था कि कुछ हिट्स को टैंक करना था, डैमेज के बदले हेल्थ ट्रेड करनी थी, वापस बोल्डर के पीछे रिट्रीट करना था और लाइट को रीजनरेशन को अपनी हेल्थ वापस फुल कर लेनी थी और फिर से अटैक करना था। एकदम सिंपल। फ्लोर 3 को क्लियर करना उसके लिए पीस ऑफ केक था। बिना किसी हेजिटेशन के किन झटके से आगे की तरफ एक्सप्लोड होता है और सीधा सबसे पास वाली स्वैम्प बैनशी पर चार्ज कर देता है। उस बैनशी का खूबसूरत चेहरा शॉक से पेल पड़ जाता है और उसी इंस्टेंट स्पीयर उसके अंदर घुस जाती है। फिर किन तुरंत पीछे खिंचकर रिट्रीट करता है, वो वहां एक सेकंड भी एक्स्ट्रा ओवरस्टे नहीं करता। उसी वक्त बाकी दोनों बैनशीज के सोनिक ब्लास्ट्स दोनों तरफ से आकर उसके सर से टकराते हैं। उसका विजन रैटल कर जाता है, उसकी बॉडी से 2 डैमेज नंबर्स बर्स्ट होते हैं, लेकिन लेवल 8 पर होने की वजह से किन उन दोनों हिट्स को खाकर भी अपनी लगभग आधी हेल्थ बचाने में कामयाब रहता है और उसके उस एक स्ट्राइक ने उस एक बैनशी की ज्यादातर हेल्थ निकाल दी थी। वापस बोल्डर के पीछे आते ही लाइट को रीजनरेशन किक इन करती है, उसकी हेल्थ एक विजिबल रेट से वापस ऊपर चढ़ने लगती है। अब उसे बस फुल रिकवरी का वेट करना था और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना था। और इस तरह ट्रायल टावर के फ्लोर 3 पर एक बहुत ही अनयूजुअल सीन देखने को मिलता है। एक यंग लड़का अपनी रफ आयरन स्पीयर को पकड़े हुए जानबूझकर पीछे से सोनिक ब्लास्ट्स खा रहा था, एक स्वैम्प बैनशी को स्टैब करने के लिए आगे की तरफ बर्स्ट होता और फिर तुरंत भागकर वापस बोल्डर के पीछे छिप जाता ताकि उसकी हेल्थ वापस रिफिल हो सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोहल्ले की लड़ाई में एक थप्पड़ मारकर वापस अपने घर में छिप रहा हो। 10 मिनट से ज्यादा बीत जाने के बाद किन अपनी स्पीयर के सहारे खड़े होकर एक लंबी सांस लेता है। उसकी इन चीप टैक्टिक्स का शुक्र है कि वो एक बार भी मरे बिना इन तीनों बैनशीज को टेक डाउन करने में कामयाब रहता है। जैसे ही वो तीनों स्वैम्प बैनशीज धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, वो जानी पहचानी आवाज फिर से उसके कानों में लौट आती है। सोल फ्लेम ऑफरिंग स्वैम्प बैनशी सक्सेसफुल। एक नई स्किल एक्वायर होती है, टाइड स्टेप, रैंक बी। इफेक्ट एक्वाटिक ब्लड लाइन्स की एक इन्नेट टेक्निक। ये बॉडी को एनवेलप करने के लिए पानी का एक करंट समन करती है, जो ज्यादातर स्लोइंग इफेक्ट से इम्यूनिटी ग्रांट करती है। पैसिव बोनस मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाती है। कंग्रेचुलेशंस, आपने फ्लोर 3 के गार्डियन को डिफीट कर दिया है, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 4। तभी एक नया मैसेज फॉलो करता है, इस फ्लोर के सभी गार्डियन मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। एडवांस करने के लिए बस जिंदा सेंट्रल टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचिए। गार्डियन मॉन्स्टर्स को डिफीट करना रिक्वायर्ड नहीं है। किन इमीडिएटली सस्पिशियस फील करने लगता है। पहले 3 फ्लोर्स ने जो कुछ भी किया था, उसके बाद वो इस बात को लेकर एब्सोल्युटली सर्टेन था कि फ्लोर 4 पर कोई ना कोई ट्रैप जरूर है। कुछ सेकंड्स बाद किन फ्लोर 4 पर अराइव करता है और अपने सामने का सीन देखता है। उसका जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। यहाँ का गार्डियन सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये तो पूरा का पूरा एक घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट था। इस तरह के मॉन्स्टर्स को सिर्फ देखने भर से ही किसी की रूह कांप जाए। इनकी हॉरिफाइंग अपीयरेंस ही इतनी खौफनाक थी कि 10 में से 9 फीमेल अवेकनर्स तो देखते ही ऑन द स्पॉट क्विट कर दें। वेबिंग की एक के बाद एक लेयर्स ने इस पूरे फ्लोर को मौत के एक असली जाल में बदल दिया था। ओ कम ऑन। किन फ्रैंटिकली उन कैस्केडिंग जालों के बीच से स्प्रिंट करता है और हर डायरेक्शन से अपने ऊपर फायर हो रहे सिल्क थ्रेड्स को डॉज करता है। टाइट स्टेप एक्टिवेट। किन तुरंत अपनी अभी अभी अर्न की गई स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। पानी का एक इंस्टेंट करंट उसके पैरों के चारों ओर रैप हो जाता है। वो अपने हर एक कदम के साथ उस लाइटनेस को फील कर पा रहा था और जब वो उस एंडलेस वेबिंग पर वापस कदम रखता है तो वहां की रेजिस्टेंस और स्टिकीनेस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो फ्लोर के सेंटर की तरफ डैश करता है, लेकिन स्किल के बूस्ट के बाद भी वो इस स्वॉर्म में हर एक अटैक को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर पाता। एक शार्प स्टिंग उसके शोल्डर पर आकर हिट करती है। स्टेटस घोस्ट फायर वेनम इन्फ्लिक्ट हो चुका है। अगले ही सेकंड पॉइजन और बर्न डैमेज दोनों उसके सर के ऊपर टिक करने लगते हैं। भले ही वो इंडिविजुअल नंबर ज्यादा हाई नहीं थे, पर ये घोस्ट फायर वेनम का सिर्फ एक स्टैक था। कुछ और बाइट्स और वेनम और बर्न के 3 या 4 स्टैक्स उसे सीरियस ट्रबल में डाल सकते थे।
किन की बॉडी की हर एक नस टाइट हो जाती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ ड्राइव करता है, लेकिन एकदम आखिरी मोमेंट पर अंदर कदम रखने से ठीक पहले वो खुद को रुकने पर फोर्स करता है। उसके दोनों पैर सर्कल के रिम पर हवर कर रहे थे। वो पीछे मुड़कर उस गोस्ट फायर स्पाइडर स्वॉर्म की तरफ देखता है जो तेजी से उसी की तरफ आ रहा था, और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक लालची रेकलेस ख्याल। किन अचानक अपनी स्पीयर उठाता है और उन चार्जिंग गोस्ट फायर स्पाइडर्स के बीच में पूरी ताकत से घुसा देता है। इनकी हेल्थ तो सेकंड फ्लोर की वाइन्स से भी कम थी, मुश्किल से 10 पॉइंट्स ईच। एक हिट और हर एक स्पाइडर खल्लास। ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉन्स्टर्स नहीं, सस्ता चाइनीज माल हो जो एक ही झटके में टूट जाए। टाइम खत्म हो रहा था। किन अपनी हेल्थ बार को ड्रॉप होते हुए देखता है और अपनी आंखें नैरो करता है। उसकी स्पीयर कोल्ड प्रिसीजन के साथ मूव करती है, एकदम शार्प और क्लीन, उसकी तरफ रश करने वाले हर एक गोस्ट फायर स्पाइडर को काटते हुए। किन आखिर कर क्या रहा है? मिस थैंग, जो अकेली उसकी फीड देख रही थी, फ्रीज हो जाती है। वो पहले से ही टेलीपोर्टेशन सर्कल पर है, पर वो वापस मुड़कर स्पाइडर स्वॉर्म से फाइट कर रहा है। क्या उसने फ्लोर के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुने? वो एंग्शियस होने लगती हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से किन जो भी कर रहा था वो एकदम पॉइंटलेस था। ये छोटी गोस्ट फायर स्पाइडर्स चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ऑलमोस्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं देती हैं। इन्हें फार्म करना प्योर टाइम वेस्ट था। क्या किन को नहीं पता कि क्लियर टाइम ही फाइनल स्कोर डिटरमाइन करता है? किन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? दूसरी तरफ किन मैक्सिमम फोकस पर रन कर रहा था, अटैक्स से बचते हुए अपनी हेल्थ बार को लगातार नीचे गिरते हुए देख रहा था। फाइनली जैसे ही गोस्ट फायर स्पाइडर्स सब तरफ से उस पर स्वॉर्म करते हैं, उसकी हेल्थ डेंजर लाइन को हिट कर जाती है। सिर्फ 1/4 हेल्थ बची थी। मुझे अब अंदर जाना ही होगा। सोल फ्लेम ऑफरिंग, गोस्ट फायर स्पाइडर। किन अपनी स्पीयर की टिप को एक वाइड आर्क में स्वीप करता है और एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर ऑफरिंग रिचुअल ट्रिगर कर देता है। उसी वक्त वो पीछे हटता है और उसका एक पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर लैंड कर जाता है। जैसे ही दुनिया उसके चारों तरफ स्पिन और वॉर्प होती है, वो आवाज जिसका किन वेट कर रहा था फाइनली रिंग आउट होती है। ट्रेट स्किल अक्वायर्ड, गोस्ट फायर वेनम, रैंक लेवल 1। इफेक्ट, गोस्ट फायर स्पाइडर ब्लडलाइंस का एक यूनिक वेनम जो लावा और टॉक्सिक मियाज्मा से पैदा हुआ है। कांटेक्ट में आते ही ये टारगेट को गोस्ट फायर बर्निंग से इन्फ्लिक्ट करता है, जो सस्टेन डैमेज डील करता है और डिफेंस रिड्यूस करता है। इसके साथ ही इसका लीथल पॉइजन भी सस्टेन डैमेज देता है और टारगेट की हीलिंग को सप्रेस कर देता है। ये वर्ड्स किन के दिमाग में किसी एड्रेनलिन रश की तरह हिट करते हैं। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खतरों से खेलता है। एग्जैक्टली इसी वजह से किन वापस मुड़ा था। गोस्ट फायर वेनम एक ऐसी स्किल जो फायर और पॉइजन को एक में कंबाइन करती है, प्रैक्टिकली मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए ही बनी थी। क्या बवाल स्किल है गोस्ट फायर वेनम। किन मन ही मन एक क्वाइट ग्रिन पास करता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी ये खुशी सेटल हो पाती, जमीन कांपने लगती है और फ्लोर 5 का गार्डियन पहले ही अपनी एंट्री मार रहा था। एक मैसिव सिल्हूएट किन के विजन को कवर कर लेता है, एक पहाड़ जैसी बड़ी चीज जिसके फर सुइयों के कोट की तरह ब्रिसल कर रहे थे। गोस्ट क्लॉ बेयर, स्टेटस अडल्ट, लेवल 15, एलीट बॉस, डेंजर लेवल एक्सट्रीम। किन के एक्सप्रेशंस सीरियस हो जाते हैं। ये गोस्ट क्लॉ बेयर अकेले ही पूरी एक पार्टी पर भारी था और इस एरिना में छिपने की कोई जगह भी नहीं थी, पर मैं इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हूं, और इसका रीजन एकदम सिंपल था। गोस्ट क्लॉ बेयर का वो थिक फर कोट उसे फायर के अगेंस्ट वीक बनाता था, और एक नेचुरल बीस्ट टाइप होने की वजह से वो पॉइजन से भी वीक था। ट्रायल टावर के बाहर सेरेमनी ग्राउंड्स पर प्रिंसिपल लिन डार्क एक्सप्रेशंस के साथ मेन स्क्रीन को घूर रहे थे। वो अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं, इस साल के ट्रायल टावर को आखिर डिजाइन किसने किया है? जरा देखो तो इन्होंने इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है। पहले 2 फ्लोर्स के गॉब्लिन होड और अनडाइंग ट्री स्पिरिट ने ही लगभग 90% अवेकनेस को वाइप आउट कर दिया था। फिर फ्लोर 3 की स्वाम बेंचीज ने हर एक स्लो मूविंग वॉरियर टाइप क्लास को एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ रेंज्ड क्लासेस ही सर्वाइव कर पाई, वो भी रॉक्स के बीच के गैप से लॉन्ग रेंज डैमेज का यूज करके उन तीनों बेंचीज को पिक ऑफ करने की वजह से। और फिर फ्लोर 4, गोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट का वो नाइटमेयर, जिसे देखकर खुद प्रिंसिपल लिन के भी पसीने छूट गए थे। अब तक लाइव फीड में सिर्फ मुट्ठी भर टॉप सीड एस रैंक अवेकनर्स ही बचे थे और मुश्किल से इक्का दुक्का बाकी रैंक के सर्वाइवर्स। कॉइलिंग ड्रैगन मंक बियाओ अपनी प्योर ड्यूरेबिलिटी के दम पर सारा डैमेज टैंक कर रहा था। वो सीधा सेंटर टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ बुलडोज करते हुए जा रहा था, पर फिर भी जब तक वो वहां पहुंचता है, उसकी हेल्थ बस नाम मात्र ही बची थी। फ्रॉस्टब्लेड स्वॉर्ड्समैन मिंग का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उसकी आइस एफिनिटी एग्जैक्टली वही चीज थी जिसे गोस्ट फायर स्पाइडर्स काउंटर करती थी, और वो सिर्फ अपनी एस रैंक शील्ड पर ही पूरी तरह से रिलाई करके सर्वाइव कर पाता है। वो भी मरते गिरते टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंच ही जाता है। यान, जो एक शैडो हंटर के रूप में अवेकन हुई थी, वो अपनी इवेजन और एम्बुश स्किल्स का यूज करके बाल बाल बचते हुए सर्कल तक पहुंच जाती है और फ्लोर 5 तक पहुंचने वाली इकलौती फीमेल अवेकनर बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुयान, जिसने अपनी फायर एफिनिटी का यूज करके सबसे पहले अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारा था और बाद में अपने फायर स्पेल से स्वॉर्म बेंचीज को भी वेयर डाउन कर दिया था, वो फ्लोर 4 के गोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट पर आकर पूरी तरह से क्रम्बल कर जाती है। एक ग्लास कैनन मेज होने की वजह से वो बस कुछ ही कदम चलने के बाद जालों में बुरी तरह उलझ जाती है। उस ओवरवेलमिंग स्पाइडर स्वॉर्म की तरफ एक नजर डालते ही बेचारी रुयान का चेहरा ऐसा उतर गया जैसे बिना मेकअप के कोई फिल्टर हट गया हो, और वो शॉक से पेल पड़कर इमीडिएटली विड्रॉ कर लेती है।
ज्यादातर अवेकनर्स के एलिमिनेट हो जाने और सिर्फ कुछ टॉप सीट्स के बचे होने की वजह से गुस्से में खौलते प्रिंसिपल लिन अपनी फीड को बियाओ और मिंग की तरफ स्विच करते हैं जैसे ही वो फ्लोर 5 में एंटर करते हैं। और अरीना में वो जो अडल्ट घोस्ट क्लॉ बेयर अपीयर होता है उसे देखकर सबका फिर से गालियां बकने का मन करने लगता है। व्हाट इन द वर्ल्ड, इस चीज को ट्रायल टावर में आखिर किसने घुसाया है? फ्रेशली अवेकन्ड हुए अवेकनर्स की तो बात ही छोड़ दो, वेटरन्स की एक पूरी पार्टी भी एक अडल्ट घोस्ट क्लॉ बेयर के अगेंस्ट जीत की गारंटी नहीं दे सकती। इस साल के ट्रायल टावर को आखिर डिजाइन किसने किया है? सुना है ऊपर से कोई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा आया है। इसी बीच झांगाई सिटी की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन रूम की हर एक दीवार हाई डेफिनेशन स्क्रीन से कवर्ड थी। नाई स्क्रीन पर चल रहे इस नियर टोटल एलिमिनेशन को देखती है और डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक हल्की सी आह भरती है। लगता है इस साल का ट्रायल टावर यहीं खत्म होता है। झांगाई सिटी का एक सिंगल अवेकनर भी फ्लोर 5 को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। उसके बगल में खड़े डॉक्टर वैंग की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे अभी रो देंगे। ऑफकोर्स नहीं कर सकता। भला एक ट्रायल टावर में अडल्ट घोस्ट क्लॉ बेयर कौन डालता है? एक फ्रेशली अवेकन्ड हुआ एस रैंक्ड अवेकनर भी किसी भी हालत में घोस्ट क्लॉ बेयर के अगेंस्ट 1-on-1 नहीं जा सकता। ना ही बस अपने बालों की एक लट को कान के पीछे करती है और एकदम कूल होकर कहती है, क्या सच में? ये तो बस हमारी बेसिक स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर वैंग ये सुनकर पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाते हैं। मतलब मैडम ने बेइज्जती का लेवल अलग सेट कर रखा था। ना ही एब्सेंटली अपने पेन का एंड चबाती है, उसकी आवाज एकदम फ्लैट थी। ये सच में शर्म की बात है। इस साल के अवेकनर्स फ्लोर 5 तक क्लियर नहीं कर सकते। हिडन फ्लोर के बारे में तो भूल ही जाओ। मैंने उस एक चीज के लिए ट्रैप सेट करने में इतनी मेहनत की और ऐसा लग रहा है कि सब बेकार गया। ट्रायल टावर के अंदर फ्लोर 5 पर किन उस घोस्ट क्लॉ बेयर की रॉ क्रशिंग प्रेजेंस को फेस कर रहा था। वो पागलों की तरह ब्लाइंडली रश नहीं करता। वो घोस्ट क्लॉ बेयर किसी छोटे पहाड़ जैसा बना हुआ था। उसका खुरदुरा फर किसी आर्मर प्लेटिंग जितना थिक था और उसकी सैवेज आंखें प्योर नफरत के साथ उस इंट्रूडर पर लॉक थीं। यहां तक पहुंचने के बाद बिना ट्राई किए ही पीछे हट जाना ये किन का स्टाइल नहीं था। अपनी मैसिव बिल्ड की ही तरह वो घोस्ट क्लॉ बेयर एक हेवी हिटिंग हाई हेल्थ वाला ब्रूट स्ट्रेंथ टाइप मॉन्स्टर था। उसकी मूवमेंट्स एक्सप्लोसिव जरूर थीं, पर वो फास्ट नहीं था। यहां जीतने के लिए अजाइल फुटवर्क ही सब कुछ है। टाइट स्टेप एक्टिवेट होती है और किन की मूवमेंट स्पीड स्पाइक कर जाती है। वो घोस्ट क्लॉ बेयर एक डीप रंबल के साथ दहाड़ता है और चार्ज कर देता है। उसका अटैक पैटर्न ब्रूटली सिंपल था, लंज, ग्रैब और स्लैम। लंच अटैक में घोस्ट क्लॉ बेयर अपना पूरा वेट आगे की तरफ थ्रो करता है, बिल्कुल एक प्रेडेटर की तरह जो सीधा शिकार को लॉबी भेजने आ रहा हो। एक सेकंड एडवांसमेंट से पहले एक फुली स्टैक्ड डिफेंसिव टैंक भी इस हिट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। किन अपनी जगह पर डटा रहता है और उस बेयर को 3-4 मीटर्स तक डिस्टेंस क्लोज करते हुए देखता है। फिर वो जोर से साइड में लीप करता है और उस लीथल ब्लो को डॉज कर देता है। बिना एक पल भी रुके वो तुरंत डैश करके उस बेयर के रियर यानी पीछे की तरफ पहुंच जाता है। ग्रैब अटैक में घोस्ट क्लॉ बेयर का लंच मिस हो जाता है और वो तुरंत अपने दोनों मैसिव हाथ बाहर फेंकता है ताकि किन को एक बेयर हग में जकड़ ले। अगर वो हाथ उसके चारों तरफ क्लोज हो गए तो उसका खेल वहीं खत्म। लेकिन किन पहले ही सर्कल करके उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया था, जो उस बेयर का एग्जैक्ट ब्लाइंड स्पॉट था। अब किन की आंखें शार्प हो जाती हैं, घोस्ट फायर वेनम एक्टिवेट होता है, उसकी स्पीयर की टिप स्वर्लिंग टॉक्सिक फ्लेम्स के साथ इग्नाइट होती है और वो उसे पूरी ताकत से घोस्ट क्लॉ बेयर की पीठ में घुसा देता है। स्टेटस, टारगेट घोस्ट फायर वेनम से इन्फ्लिक्ट हो चुका है। एक क्लीन स्ट्राइक और किन तुरंत डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए पीछे की तरफ लीप करता है। उसी पल की फ्लैश में घोस्ट क्लॉ बेयर अपना पूरा वेट पीछे की तरफ ड्रॉप कर देता है। एक थंडरस क्रैश और इंपैक्ट से स्टोन फ्लोर में एक गड्ढा बन जाता है। द स्लैम। ये मूव दिखने में भले ही क्लमजी लगे, पर इसकी डैमेज पावर एकदम डेवस्टेटिंग थी। उसी वक्त किन का अप्लाई किया हुआ घोस्ट फायर वेनम अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। बेयर की पीठ का थिक फर इग्नाइट हो जाता है, जो बर्न डैमेज डील कर रहा था, जबकि पॉइजन भी अपना इफेक्ट ले रहा था। आग और वेनम से पूरी तरह पागल होकर घोस्ट क्लॉ बेयर बिना किसी रेस्ट्रेंट के खुद को किन पर थ्रो करता है और किन टाइट स्टेप का यूज करके बस उसकी रीच से बाहर डांस करता रहता है। यहां से अब बस एक सही ओपनिंग ढूंढने की बात थी ताकि घोस्ट फायर वेनम की एक और लेयर स्टैक की जा सके। फिर पीछे हटकर उस डैमेज को बेयर की हेल्थ पूरी तरह ड्रेन करने दो। अब ये बस कुछ वक्त का खेल था। ब्याओ, जो वो भी फ्लोर 5 पर पहुंच चुका था, वो एक एस रैंक मीली कॉइलिंग ड्रैगन मंक होने के बावजूद इतना लकी नहीं था। जैसे ही ब्याओ की नजरें घोस्ट क्लॉ बेयर पर पड़ती हैं, वो अपने स्टाफ के साथ सीधा अंदर चार्ज कर देता है ताकि वो देख रहे हर इंसान के सामने शो ऑफ कर सके। घोस्ट क्लॉ बेयर उसे ये मौका ही नहीं देता। उस मैसिव पंजे का बस एक स्वाइप और ब्याओ व्हाइट लाइट की एक फ्लैश में सीधा बाहर, इंस्टेंटली एलिमिनेट। मतलब भाई का शो ऑफ शुरू होने से पहले ही पैकअप हो गया। मिंग, जो दूसरी तरफ था, उसका हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उसने 3 साल किन के पीछे घूमते हुए बिताए थे और जो कुछ भी वो सीख सकता था उसने हम्बली एब्जॉर्ब किया था, और वो बात उसकी मूव्स में दिख भी रही थी। वो पागलों की तरह ब्लाइंडली चार्ज नहीं करता। उसकी वो कॉशन उसे घोस्ट क्लॉ बेयर के पहले स्ट्राइक को नैरोली डॉज करने में हेल्प करती है। वो बेयर के रियर की तरफ स्प्रिंट करता है और अपनी स्वॉर्ड स्विंग करते हुए एक स्लो और क्लंकी मूवमेंट्स वाले जायंट मॉन्स्टर के अगेंस्ट एक फ्यूरियस असॉल्ट अनलीश कर देता है। इसके पीछे जाना ही असली की है, ये बात किन ने उसे पहले बताई थी। अनफॉर्चुनेटली मिंग ने इसका सिर्फ सरफेस ही सीखा था।
जब क्राउड मिंग को सक्सेसफुली अटैक डॉज करते हुए बेयर के रियर में सर्कल करते हुए देखती है तो हर कोई एक्साइटमेंट में इरप्ट हो जाता है। ये है हमारे स्कूल का टॉप टैलेंट, क्या स्मूथ फुटवर्क है। एक एस रैंक क्लास के साथ हो सकता है ये सच में फ्लोर 5 क्लियर कर ले। प्रिंसिपल लिन अपनी चिन पर हाथ फेरते हैं, उनकी बत्तीसी पूरी तरह से बाहर थी। हमारे स्कूल ने फाइनली एक असली टैलेंट प्रोड्यूस किया है। मिंग का फ्यूचर एकदम लिमिटलेस है। लेकिन मिस टैंग वही सेम सीन देखकर फ्राउन करती हैं। मिंग अपने अटैक्स के साथ कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा है। उसका डैमेज आउटपुट इंप्रेसिव जरूर है, पर एक घोस्ट क्लॉ बेयर जैसे सैवेज बॉस के अगेंस्ट तुम कभी भी एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। और जैसा उन्हें डर था, मेन स्क्रीन पर वो घोस्ट क्लॉ बेयर एक थंडरस दहाड़ मारता है और बिना किसी वार्निंग के पीछे की तरफ बैठ जाता है। मिंग, जो पूरी तरह से ऑल आउट जाने में बिजी था, उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वो हेल्पलेसली देखता रहता है और घोस्ट क्लॉ बेयर सीधा उसके ऊपर क्रैश कर जाता है। मिंग पैनिक कर जाता है। उसके मुंह से गाली निकलने ही वाली थी, पर वो होंठों पर ही दम तोड़ देता है और वो हिस्ट्री का पहला ऐसा ट्रायल टावर चैलेंजर बन जाता है जो किसी के नीचे कुचलकर एलिमिनेट हुआ हो। WWE के रकीशी का स्टिंग फेस याद आ गया। प्रिंसिपल लिन की वो चौड़ी स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए कुछ वर्ड्स निकालते हैं। डायरेक्टर जैंग, अब कितने बचे हैं? डायरेक्टर जैंग हड़बड़ाते हुए जवाब देते हैं, हमारे स्कूल के अभी भी 2 बचे हैं। एक एस रैंक यान है और दूसरा किन है। डायरेक्टर जैंग की आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो जाती हैं। प्रिंसिपल लिन, जो मुश्किल से उनकी बात सुन रहे थे, इम्पेशेंटली कहते हैं, मेन स्क्रीन को यान की फीड पर स्विच करो। अब डायरेक्टर जैंग 2 बार भी नहीं सोचते, वो तुरंत इसे स्विच कर देते हैं। मेन स्क्रीन कट होकर यान की फीड पर आ जाती है। वो एक लॉन्ग बो लिए थी, ग्रुप की इकलौती एजिलिटी बेस्ड लॉन्ग रेंज एस रैंक अवेकनर। फ्लोर 5 के लिमिटेड स्पेस में यान एकदम निम्बल प्रिसीजन के साथ मूव करती है। वो एरिना के आउटर एज का चक्कर लगाते हुए घोस्ट क्लॉ बेयर से एक वाइड और सेफ गैप मेंटेन करती है। जबकि उसका लॉन्ग बो एक स्टेडी और रिलेंटलेस स्ट्रीम में फायर कर रहा था, एक के बाद एक एरोज बेयर पर लैंड कर रहे थे। उसकी क्लास की सिग्नेचर स्किल ब्लड मार्क एरो रेन। यान का बो अटैक भले ही लो हो, पर हर हिट एक ब्लीड इफेक्ट अप्लाई करता है और घोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरने लगती है। काइट एंड रन, ये काइट एंड रन है। यान का डिस्टेंस कंट्रोल एब्सोल्युटली फ्लॉलेस है। क्राउड से एडमिरेशन की एक वेव बर्स्ट होती है। यस यान, ये एकदम परफेक्ट है। प्रिंसिपल लिन इस बार ज्यादा बोलने से बच रहे थे, कहीं फिर से बेइज्जती ना हो जाए। वो लाल चेहरे के साथ अपलॉज लीड करते हैं। क्राउड की हर एक नजर यान की फीड पर लॉक हो जाती है। यहाँ तक कि मिस टैंग भी यान का फुटवर्क देखने में खिंची चली आती हैं। इस रेट से अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वो सच में घोस्ट क्लॉ बेयर को वेयर डाउन कर सकती है। फिर मिस टैंग नीचे किन की फीड पर एक नजर डालती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किन टोटल फ्लूइडिटी के साथ मूव कर रहा था, उसका हर एक स्ट्राइक एकदम प्रिसाइज और क्लीन था। अगर कंपेयर किया जाए तो वो घोस्ट क्लॉ बेयर, जो अब पूरी तरह से एनरेज था, एक जोकर लग रहा था और वो किन को छू तक नहीं पा रहा था। लेकिन जिस चीज ने मिस टैंग को ट्रूली शॉक किया वो थी घोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार। वो ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह का डैमेज है? वो चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा ले, मिस टैंग ये फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि एक ब्लैंक स्लेट क्लास इतने कम टाइम में इतना ज्यादा आउटपुट कैसे पुश कर रही है। उधर स्कूल प्लाजा की मेन स्क्रीन पर अभी भी सिर्फ यान डिस्प्ले हो रही थी। उस ओपन एरिना में पूरी तरह से ब्लड मार्क एरो रेन पर रिलाई करते हुए यान इकलौती ऐसी थी जो घोस्ट क्लॉ बेयर को कंसिस्टेंट डैमेज डील कर पा रही थी, और उसने उसकी हेल्थ को ग्राइंड करके आधे से भी कम कर दिया था। यान सच में हमारे स्कूल का प्राइड है। मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में फ्लोर 5 क्लियर कर लेगी और टॉप स्कोर ले जाएगी। सबके अंदर उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठती है। पर ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर कुछ गलत हो जाता है। घोस्ट क्लॉ बेयर की बॉडी पर एम किया गया एक एरो अचानक से अपनी डायरेक्शन बदलकर सीधा उसके सिर में जा घुसता है। एक ही इंस्टेंट में एक क्रिटिकल वीक पॉइंट डैमेज नंबर एक्सप्लोड होता है। वो घोस्ट क्लॉ बेयर एक थंडरस दहाड़ मारता है और पूरी तरह से फ्रेंजी में एंटर कर जाता है। अपनी बॉडी को जमीन से एकदम चिपकाते हुए वो यान की तरफ अपनी पहले से भी डबल स्पीड में चार्ज कर देता है। यान इंस्टिंक्टिवली डॉज करने का ट्राई करती है, लेकिन इस ओपन एरिना में भागने की कोई जगह नहीं थी। वो सिर्फ खड़े होकर हेल्पलेसली देख सकती थी जब उस एनरेज्ड घोस्ट क्लॉ बेयर का भारी भरकम पंजा सीधा उसके ऊपर क्रैश होता है और वो व्हाइट लाइट की एक स्ट्रीम में डिसॉल्व होकर गेम से बाहर हो जाती है। ज़ैंगहाई फर्स्ट स्कूल की अवेकनर यान एलिमिनेटेड। फाइनल फ्लोर रीच्ड 5। जैसे ही यान की फीड धीरे धीरे ग्रे में फीड होती है, आखिरी बचा हुआ एस रैंक अवेकनर भी खल्लास हो चुका था। इस साल का ट्रायल टावर आखिर डिजाइन किसने किया है? एक गलत हिट और तुम इंस्टेंटली वाइप आउट हो जाओगे। कोई भी उस घोस्ट क्लॉ बेयर को नहीं हरा सकता। प्रिंसिपल लिन अपना पूरा आपा खो चुके थे और बिना किसी की परवाह किए बस रैंट किए जा रहे थे। वेट, टावर में अभी भी कोई बचा है? क्या सब एलिमिनेट नहीं हो गए थे? जैसे ही क्राउड वहां से जाने के लिए उठने लगती है, मेन स्क्रीन ऑटोमेटिकली एक नई फीड पर स्विच हो जाती है। स्क्रीन पर व्हाइट कपड़ों में एक यंग लड़का अपनी स्पीयर पकड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजिलिटी के साथ मूव कर रहा था। वो हमेशा घोस्ट क्लॉ बेयर के ब्लाइंड स्पॉट्स में परफेक्टली पोजीशन ले रहा था, जबकि उस बेयर की हेल्थ बार आधे से भी कम पर आ चुकी थी और अभी भी नीचे गिर रही थी। ये कौन है? क्या फर्स्ट हाई स्कूल ने इस बार सिर्फ 3 एस रैंक अवेकनर्स प्रोड्यूस किए थे? ये कैसे पॉसिबल है? पूरी क्राउड डिसबिलीफ में घूर रही थी, पर कुछ नए अवेकनर्स ने उसे पहले ही पहचान लिया था। वेट, ये यान कैसे हो सकता है? तभी मिंग की आवाज भीड़ को चीरती हुई बाहर आती है। ये पक्का चीटिंग कर रहा है। एक ब्लैंक स्लेट क्लास वाला बंदा उस अनडाइंग ट्री स्पिरिट को पार ही कैसे कर सकता है? मिंग के वर्ड्स सीधा सबकी दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। उनमें से हर एक ने उस ट्रायल टावर को झेला था। हर एक फ्लोर एकदम ब्रूटल और मर्सिलेस था।
उसने चीटिंग की है, पक्का कुछ ना कुछ झोल है, प्रिंसिपल को इससे पनिश करना चाहिए। मतलब खुद से एग्जाम क्लियर ना हो तो जो पास हो जाए उसे चीटर बोल दो। वाह रे मिंग बाबू। पर जब ये सारे एक्यूजेशंस हवा में उड़ रहे थे तब भी घोस्ट क्लॉ बेयर की एचपी बार एक एक टिक करके नीचे गिर रही थी। मिंग अचानक पॉइंट करते हुए चिल्लाता है, देखो उसकी एचपी बार अटैक्स की वजह से तो बिल्कुल नीचे नहीं जा रही है, ये डेफिनेटली चीटिंग कर रहा है। मिंग के वर्ड्स एक आउटरेज की वेव सेट ऑफ कर देते हैं। लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और पूरी क्राउड एक साथ दहाड़ते हुए चिल्लाती है, चीटर, क्योंकि डीप डाउन वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एक ब्लैंक स्लेट क्लास वाला लड़का उन सबको आउट परफॉर्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल टावर के 5th फ्लोर पर किन ने घोस्ट क्लॉ बेयर पर घोस्ट फायर वेनम की पूरी 10 लेयर स्टैक कर दी थी। उसका फर लगभग पूरी तरह से आग की लपटों में एनगल्फ हो चुका था। वो घोस्ट क्लॉ बेयर अब और नहीं सह पाता और सीधा जमीन पर क्रैश हो जाता है। एक मैसिव एक्सपीरियंस सर्च किन को सीधा लेवल 15 पर शूट कर देता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो ऑफरिंग रिचुअल परफॉर्म करता है। घोस्ट क्लॉ बेयर की सोल फ्लाइम ऑफरिंग सक्सीडेड। इनेट स्किल एक्वायर्ड, सैवेज चार्ज, टारगेट की तरफ डैश करो और हिट करने पर स्टन इफेक्ट। एक मोबिलिटी स्किल, किन अंदर से थ्रिल्ड फील कर रहा था। तभी एक सिस्टम की आवाज आती है, ट्रायल टावर के सभी फ्लोर्स क्लियर करने पर कांग्रेचुलेशंस। क्या आप हिडन फ्लोर अनलॉक करना चाहते हैं? हिडन फ्लोर ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। ये बात किन को एकदम जमा देती है। हर ट्रायल टावर में हमेशा एग्जैक्टली 5 ही फ्लोर्स होते थे। इसका डिजाइनर आखिर सोच क्या रहा है? पर किन पहले ही यहां तक आ चुका था तो क्यों ना एक नजर देख ही लिया जाए। मैं हिडन फ्लोर को टेक ऑन करूंगा। उसके मुंह से ये वर्ड्स ठीक से बाहर भी नहीं निकले थे कि वो इंस्टेंटली एक ऐसे माउंटेन पीक पर खड़ा था जो बादलों को चीर रहा था। उसके चारों तरफ सिर्फ सूखी हड्डियों और मॉन्स्टर्स के रिमेन्स का एक समुद्र था। यहाँ किस तरह का क्रीचर छिपा हुआ है? वो वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर एक मैसिव बोन जाइंट के पीछे से 2 इनॉर्मस आंखें बाहर झांकती हैं जो क्यूरियसली उसे ही घूर रही थीं। लेकिन उन आंखों में गोल्डन स्लिट प्यूपिल्स थे और उन हड्डियों के पीछे से परों का एक पेयर इमर्ज होता है। छोटे, यंग, बट बिना किसी शक के एकदम प्राइड प्राइन। किन डर के मारे अपना थूक निगलता है। हे भगवान, यहाँ एक ड्रैगन हैचलिंग किसने रख दिया? ड्रैगन किन सभी मॉन्स्टर्स में सबसे टेरिफाइंग स्पीशीज में से एक, जो पैदा ही फूड चेन के एकदम टॉप पर होते हैं। यहाँ तक कि सबसे वीक ड्रैगन हैचलिंग भी एक गोल्ड रैंक बॉस की स्ट्रेंथ कैरी करता है। लगता है मेरा सफर यहीं तक का था। वो हाफ रिजाइंड होकर बड़बड़ाता है। अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं था कि इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया है। उसे एग्जैक्टली पता था कि वो किसे फेस कर रहा है। ये हार्मलेस दिखने वाला हैचलिंग एक ऐसी चीज थी जिस पर उसका वेपन एक स्क्रैच तक नहीं डाल सकता। इसकी बस एक ब्रेथ और वो सीधा राख। वो अपनी क्रूड आयरन स्पीयर वापस रख देता है और उसकी तरफ चलने लगता है। अगर ये मुझे एक ही सांस में एलिमिनेट कर भी दे तो कोई बात नहीं, पर किन के सरप्राइज के लिए वो यंग ड्रैगन कोई भी अग्रेशन शो नहीं करता। वो बस अपनी बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखों से किन को घूरता रहता है, उसे इंटेंटली वॉच करते हुए। किन चलते हुए सीधा उसके पास पहुंच जाता है और वो फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। और फिर जैसे ही किन इस ड्रैगन हैचलिंग के साथ आई कांटेक्ट लॉक करता है, उसके सामने एक प्रॉम्प्ट अपील होता है। जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन आपको एक बॉन्ड ऑफर कर रहा है। क्या आप बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं? उसी इंस्टेंट किन का जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। क्या? उसकी बॉडी के हर एक सेल में प्योर इलेक्ट्रिक जॉय की लहर दौड़ जाती है। ये सच में उसके साथ हो रहा था। किसी मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड फॉर्म करना एक्स्ट्रॉर्डिनरी तौर पर रेयर है। एक बार सील हो जाने के बाद दोनों पार्टीज एक होकर बन जाती हैं, एकदम इनसेपरेबल, जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़। नॉर्मली सिर्फ 20 स्टेमर्स के पास ही ऐसा करने की एबिलिटी होती है, और उन 20 स्टेमर्स में से भी जिन्होंने किसी ड्रैगन के साथ बॉन्ड बनाया हो उन्हें पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिना जा सकता है। अगर किन एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करता तो ये उस ड्रैगन की बेइज्जती होती। अगले ही पल किन और उस हैचलिंग के बीच बॉन्डिंग रिचुअल शेप लेने लगता है। चूंकि बॉन्ड को खुद हैचलिंग ने इनिशिएट किया था तो रिचुअल एकदम स्मूथली पूरा हो जाता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद एक नया प्रॉम्प्ट अपीयर होता है। ऑब्सीडियन ड्रैगन के साथ बॉन्ड सक्सेसफुली फॉर्म हो चुका है। किन इसे फील कर सकता था, एक फेंट पर अनमिस्टेकेबल कनेक्शन, जैसे कि वो उसके थॉट्स को सेंस कर पा रहा हो। फिर उसे समझ आता है किन जान चुका था कि हैचलिंग ने उसे यही क्यों चुना। इसका रीजन था उसका वन ऑफ अ काइंड ट्रेट, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। सिर्फ हाईएस्ट ब्लड लाइन वाले क्रीचर्स ही डिविनिटी को सेंस कर सकते हैं, उस सुप्रीम ट्रांसेंडेंट फोर्स को। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये यंग ड्रैगन किन को एक एक्चुअल गॉड मान रहा था, और एक ट्रू डिवाइन बीइंग के साथ बॉन्ड बनाना ड्रैगन किन के लिए भी हाईएस्ट ऑनर की बात है। एक इंसान, एक ड्रैगन, दोनों ही इस बात से कन्विंस थे कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया है। जैसे ही बॉन्ड कंप्लीट होता है, एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट अपीयर होता है। ट्रायल टावर क्लियर करने पर कांग्रेचुलेशंस, हिडन फ्लोर क्लियर्ड, आपको बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्या आप अपने बॉन्डेड क्रीचर ऑब्सीडियन ड्रैगन को अपने समनिंग स्पेस में रिकॉल करना चाहते हैं? किन इमीडिएटली कंफर्म कर देता है। ठीक उसी वक्त ट्रायल टावर के सेंट्रल कंट्रोल रूम में नाय अंदर आती है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखती है। इस साल का ट्रायल टावर कंक्लूड हो चुका है। सभी पार्टिसिपेटिंग अवेकनर्स को बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। नाय स्ट्रोल करते हुए कंट्रोल पैनल तक जाती है। वो पूरी तरह से अनसरप्राइज थी। एक एडल्ट घोस्ट क्लॉ बेयर कभी भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई फ्रेशली अवेकेंड अवेकनर हैंडल कर सके। जिस हिडन फ्लोर को सेटअप करने में उसने इतनी मेहनत की थी, वहां तक कभी कोई पहुंचने ही नहीं वाला था। इस जुवेनाइल ऑब्सीडियन ड्रैगन को हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में कैप्चर किया गया था, और क्योंकि रिसर्च की फंडिंग अभी तक अप्रूव नहीं हुई थी तो उसने बस इसे हिडन फ्लोर में स्टैश कर दिया था। एक जुवेनाइल ड्रैगन हाँ, पर फिर भी यह किसी भी नए अवेकनर की औकात से बिल्कुल बाहर की चीज था, या कम से कम उसे ऐसा लगा था।
पर जैसे ही नाय उस हैचलिंग को टावर से वापस बाहर लाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल ऑपरेट करती है, वो वहीं फ्रीज हो जाती है। वेट, मेरा ड्रैगन कहाँ है? मेरा ड्रैगन कहाँ गया? नाय बुरी तरह पैनिक करने लगती है। वो तुरंत ट्रायल टावर के हिडन 6th फ्लोर की फुटेज पुल अप करती है। उसकी हथेलियों से पहले ही पसीना छूटना शुरू हो गया था। वो सर्विलेंस लॉग चेक करती है। गुड न्यूज ये थी कि वहां सिर्फ एक ही एंट्री थी। पूरे ज़ैंघाई सिटी के ट्रायल टावर में सिर्फ एक ही इंसान ने 5th फ्लोर के घोसक्लॉ बेयर को क्लियर किया था और हिडन फ्लोर तक पहुंचा था। किसी ने सच में 5th फ्लोर के घोसक्लॉ बेयर को एलिमिनेट कर दिया। नाय की आंखें नारो हो जाती हैं। पर जब वो रिकॉर्डिंग में आगे का सीन देखती है तो वो झटके से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। व्हाट इन द वर्ल्ड, ये हैचलिंग के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आखिर ये लड़का है कौन? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? एक ब्रांड न्यू अवेकनर और एक ड्रैगन के साथ बॉन्डिंग कैसे? और ये एक्चुअल में वर्क कर गया? नाय के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। एक ब्रांड न्यू अवेकनर ने अभी कैजुअली उस ड्रैगन के साथ बॉन्ड बना लिया जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से पकड़ा था। उसे अपने समनिंग स्पेस में ठूसा और उसे लेकर वहां से चलता बना। मतलब मेहनत किसी और की और मलाई कोई और मार गया। नाई की हालत रोने वाली हो चुकी थी। इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा था। जब वो लोग इस हैचलिंग को वापस इंस्टीट्यूट लेकर आए थे तब लेवल 200 के 20 टेमर्स भी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाए थे। उस ड्रैगन ने उन्हें बस एक्सेप्ट ही नहीं किया था। फिर भी इस फुटेज में ये फ्रेशली अवेकन नोबडी इसे एकदम एफर्टलेसली कर लेता है, बिना किसी अड़चन के। बस चलकर जाता है और हैचलिंग के साथ बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि ये कोई बड़ी बात हो। ये इंसान है कौन? नाय तुरंत कंट्रोल पैनल पर सर्च करने लगती है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन हैचलिंग्स में इंटरेस्टेड हर एक नेशन के सभी फैक्शंस दरवाजा खटखटाते हुए आ जाएंगे और इस बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। उसे इमीडिएटली एग्जामिनर से कांटेक्ट करने की जरूरत थी। इस बीच वापस फर्स्ट हाई स्कूल की अवेकनिंग सेरेमनी में किन के टावर क्लियर करने की अनाउंसमेंट पब्लिक हो जाती है और इसे डिसबिलीफ और आउटरीच के एक भारी तूफान का सामना करना पड़ता है। उस रन को इन्वेस्टिगेट करने और उस चीटर को पनिश करने की डिमांड्स गूंजने लगती हैं। एक ट्रैश क्लास को इस साल के ट्रायल टावर को बर्बाद मत होने दो। वहीं दूसरी तरफ एग्जामिनर यांग भी एक इम्पॉसिबल पोजीशन में फंस चुके थे। उन्होंने पर्सनली पूरी अवेकनिंग सेरेमनी और ट्रायल टावर को ओवरसी किया था। यहां तक कि उन्हें खुद भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक ब्लैंक स्लेट क्लास वाला बंदा ट्रायल टावर का 5th फ्लोर क्लियर कर सकता है। लेकिन टावर ने आज तक कभी कोई गलती नहीं की थी। तभी उनके कम्युनिकेटर पे बिना किसी वार्निंग के एक कॉल आती है। क्या आप फर्स्ट हाई के एग्जामिनर हैं? मैं नाई हूं, इस ट्रायल टावर की डिजाइनर। एग्जामिनर यांग एकदम रिजिड हो जाते हैं। रैंक और अथॉरिटी दोनों के ही मामले में नाई उनसे कहीं ज्यादा ऊपर थी। उनकी टोन में आर्ग्यूमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं कि इस मामले को इमीडिएटली लॉकडाउन करें। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि कोई हिडन फ्लोर तक पहुंचा है। इस ट्रायल टावर में 5 फ्लोर्स हैं और सिर्फ 5 फ्लोर्स ही हैं, कोई हिडन फ्लोर नहीं है। क्या हम क्लियर हैं? यांग तुरंत हामी भरते हैं और उन्हें कुछ समझ आता है। उन्होंने पहले भी पास ट्रायल टावर्स में ऐसा होते देखा था। वो अवेकनर्स जो इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म करते थे कि अथॉरिटीज उन्हें फ्लैग कर देती थीं। उन लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बिना किसी एक्सेप्शन के क्लासिफाइड कर दी जाती थी। कॉल एंड हो जाती है। यांग के एक्सप्रेशंस हार्ड हो जाते हैं। इस अवेकनिंग सेरेमनी के ऑफिशियल एग्जामिनर के तौर पर मुझे ट्रायल टावर सिस्टम से कंफर्मेशन मिल चुकी है। मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूं कि ये ट्रायल टावर बिना किसी इर्रेगुलरिटी के चला है और इसमें किसी भी तरह की चीटिंग या फाउल प्ले नहीं हुआ है। मैं अब पर्सनली इस ट्रायल टावर के टॉप स्कोरर को स्पेशल रिवॉर्ड प्रेजेंट करूंगा। सेरेमनी में एकदम डेड साइलेंस छा जाता है। वो क्राउड जो कुछ मोमेंट्स पहले तक चिल्ला रही थी अब पूरी तरह से स्पीचलेस और स्टंट थी। ठीक उसी वक्त किन को ट्रायल टावर से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हर डायरेक्शन से कैमरेज उसकी तरफ स्नैप होते हैं। यांग आगे बढ़ते हैं और किन के हाथ में एक एनवेलप रख देते हैं। ये झोंगहाई सिटी के इक्विपमेंट वॉल्ट का एक वेपन एक्सचेंज वाउचर है और साथ में 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। इस वाउचर के साथ तुम लेवल 30 से नीचे का कोई भी गोल्ड रैंक गियर क्लेम कर सकते हो। किन के अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ जाती है। गोल्ड रैंक गियर, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफिशियल्स इतना बड़ा रिवॉर्ड देंगे। जब किन अभी भी इस खुशी में झूम रहा था, मिंग उसके हाथ में उस वाउचर को घूरता है, उस वेपन एक्सचेंज वाउचर को, अपने मुश्किल से छुपाए जा रहे गुस्से के साथ। गोल्ड रैंक गियर इसके जैसे इंसान को क्यों मिलना चाहिए? ये पूरी तरह से वेस्ट है। भीड़ भी मिंग के पीछे रैली करने लगती है। तो क्या हुआ अगर वो फर्स्ट आया? वो गार्बेज क्लास रियल कॉम्बैट में जाते ही पूरी तरह से बिखर जाएगी। ऑफिशियल्स ऐसे इंसान को गोल्ड रैंक वाउचर थमा रहे हैं। ये तो सुअरों के सामने मोती डालने वाली बात हो गई। इन लोगों की जलती हुई शक्लें देखकर लग रहा था जैसे पड़ोसियन के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हो। ताने और डाउट्स लगातार बढ़ते जाते हैं। किन एक क्वाइट लाफ निकालता है, अपना सर हिलाता है और भीड़ से दूर चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में कदम रखता है, उसके दिमाग में एक अर्जेंसी की वेव हिट करती है। नॉट गुड। वो हैचलिंग बाहर आ रहा था इससे पहले कि किन उसे समनिंग स्पेस से रिलीज करने के लिए अग्री कर पाता। किन के उस छोटे से अपार्टमेंट में एक शिमरिंग समनिंग सर्कल एक्सप्लोड होता है। इस छोटी सी चीज ने खुद को ही बाहर निकाल लिया था। उस ऑब्सिडियन ड्रैगन हैचलिंग की स्लिट आंखें प्योर क्यूरियोसिटी के साथ रूम को स्कैन करती हैं। अभी ये रफली 1 मीटर लंबा था, पर इसके आने से ही वो अपार्टमेंट और भी ज्यादा छोटा लगने लगा था। किन अपना हाथ अपने माथे पर मार लेता है। एक ड्रैगन को पालना क्लियरली बहुत एक्सपेंसिव होने वाला था, पर वो छोटा ड्रैगन उस छोटी सी जगह से बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो क्यूरियसली अपार्टमेंट के हर कोने को सूंघता है, एक बार अपने पर फड़फड़ाता है, काउच पर हॉप करता है और एक लेजी कॉइल में सिकुड़कर बैठ जाता है। किन एक ऐसे ड्रैगन को देखकर ऑडली टच्ड फील करता है जो इंसान की हैसियत देखकर उसे जज नहीं कर रहा था।
इससे पहले कि किन चैन की सांस ले पाता, वो हैचलिंग अपनी आंखें उस पर लॉक करता है और 2 पिटीफुल छोटी छोटी चीखें निकालता है। वो भूखा था। किन इमीडिएटली अपना फ्रिज खोलता है और हर चीज में खोजने लगता है। थैंकफुली वहां मीट के कुछ फ्रोजन कट्स पड़े थे। वो नैरो किचन में तेजी से काम पर लग जाता है। वो हैचलिंग फ्रिज के ऊपर बैठकर उसे एकदम मॉडल स्टूडेंट की तरह देख रहा था। इससे पहले कि किन उस फ्रेशली कुक्ड मीट को प्लेट में रख पाता, हैचलिंग उसे झपट लेता है और पूरा का पूरा साबुत निगल लेता है। इस चीज की एपेटाइट एकदम अबसर्ड थी। जो राशन किन के लिए कम से कम 2 हफ्ते तक चलने वाला था, वो एक ही मील में सफाचट हो गया था। किन बस अपना सर ही हिलाकर रह जाता है। एक ड्रैगन पालना सच में उसके वॉलेट को पूरी तरह से ड्रेन कर देगा। हालांकि एक बार पेट भर जाने के बाद वो छोटा हैचलिंग सरप्राइजिंगली बहुत ही वेल बिहेव्ड हो जाता है। वो काउच पर कॉइल होकर लेट जाता है और उसे लगभग तुरंत ही नींद आ जाती है। किन मौका देखकर उसके स्टैट्स चेक करता है और जो वो देखता है वो उसे जमा देता है। ये हैचलिंग सिर्फ लेवल 5 का है, फिर भी इसके पास पूरी 30,000 HP है और 2 इन्नेट स्किल्स है। सिर्फ ड्रैगन किन स्किल ही पहले से S रैंक पर है और दूसरी ऑब्सिडियन स्किल्स डबल S रैंक हिट करती है। ये ऑलमोस्ट सभी एलिमेंटल डैमेज और स्टेटस इफेक्ट से इम्यून थी। इसके अटैक और डिफेंस स्टैट्स किन को पूरी तरह से एक्लिप्स कर रहे थे। कोई शक नहीं, ड्रैगन किन सही मायनों में मॉन्स्टर्स होते हैं। हैचलिंग्स होने के नाते भी वो गोल्ड रैंक बॉसेस को टक्कर देते हैं। अगर इनमें से कोई एक फुल मैच्योरिटी तक पहुंच जाए तो वो एक वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर बन जाएगा। यहाँ तक कि ये जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन सिर्फ अपनी एब्सर्ड डिफेंस और HP के दम पर ही इस बैच के हर एक नए अवेकनर को पहले ही आउटक्लास कर चुका था, और वो भी तब जब हमने अभी इसकी ड्रैगन ब्रेथ की तो बात भी नहीं की है। इस छोटे ड्रैगन के मेरे साथ होते हुए क्या मेरे पास एक अनकिलेबल लिविंग टैंक नहीं है? ये ख्याल किन की उंगलियों में खुजली पैदा कर देता है। आखिर किन ने इसके साथ बॉन्ड किया था जो इसे इसका पार्टनर बनाता है। हे इधर आओ। किन अपना थॉट बाहर सेंड करता है। सोता हुआ हैचलिंग अपनी एक आंख खोलता है, किन को एकदम प्योर डिसमिसल वाला लुक देता है और फिर वापस आंख बंद कर लेता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, वापस अपनी शांति की नींद में। किन का तो मुंह ही उतर जाता है। मैसेज तो उसे डेफिनेटली मिल गया था, बस उसने रिप्लाई करने का कोई भाव नहीं दिया। जैसे क्रश मैसेज सीन करके छोड़ देती है, वैसे ही ड्रैगन ने ब्लू टिक देकर इग्नोर मार दिया। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? किन उठकर बैठता है, डेस्क पर रखे टर्मिनल को ओपन करता है, फर्स्ट हाई के डेटाबेस में लॉगिन करता है और बीस्ट टेमर फंडामेंटल्स के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। ठीक उसी वक्त जोंगहाई सिटी के सेंट्रल कंट्रोल रूम में नाई की पतली उंगलियां भी उसके खुद के टर्मिनल पर हवा से बातें कर रही थीं। उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो किन की कंप्लीट प्रोफाइल पुलअप करती है, कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर अपनी आर्म्स को सिर के ऊपर स्ट्रेच करती है। एक ब्लैंक स्लेट क्लास और किसी तरह इसने एक ड्रैगन के साथ बॉन्ड बना लिया। अगली सुबह किन अपने हाथ में वाउचर लेकर सीधा जोंगहाई के इक्विपमेंट वॉल्ट की तरफ निकल पड़ता है। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी उसके क्रेडेंशियल्स चेक करती है और वो अंदर कदम रखता है। वॉल्ट के अंदर गियर की लाइनें भरी हुई थीं, जिन्हें लेवल और क्लास के हिसाब से सॉर्ट किया गया था। लेकिन किन यहां इसके लिए नहीं आया था। उसे एक ऑफ हैंड वेपन चाहिए था, एक वॉर शील्ड। सिर्फ काइटिंग करके तुम ज्यादा दूर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जो अटैक्स ब्लॉक भी कर सके और पलट कर हिट भी कर सके। किन अपना रास्ता शील्ड सेक्शन की तरफ बनाता है, जहां हर शेप और साइज की शील्ड्स शेल्फ्स पर लगी हुई थीं। एक के बाद एक रो देखते हुए किन की नजरें वॉर शील्ड्स पर घूम रही थीं, जब तक कि एक नाम उसका अटेंशन कैच नहीं कर लेता। टाइगर फैंग वॉर शील्ड। वो थोड़ा पास जाता है और इसके स्टैट्स चेक करता है। वो तुरंत अपीयर होते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इफेक्ट, डैमेज रिडक्शन, बोनस ट्रेड, काउंटर ऑन ब्लॉक। एक सक्सेसफुल ब्लॉक काउंटर अटैक डैमेज को 30% तक बूस्ट करता है। सच में एक प्योर गोल्ड रैंक आइटम। ये शील्ड किन की लाइफलाइन बनने वाली थी जब वो जोंगहाई सिटी के आसपास के हर एक लेवलिंग जोन को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा। एक थॉरो चेकआउट प्रोसेस के बाद किन अपने हाथ में टाइगर फैंग वॉर शील्ड लेकर वॉल्ट से बाहर निकलता है। बाहर जोंगहाई सिटी की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। आज वो पहला दिन था जब नए अवेकनर्स ऑफिशियली प्रोफेशनल फाइटर्स बन चुके थे। हर एक गिल्ड जोर शोर से रिक्रूटिंग कर रही थी। फ्री एजेंट्स हर कोने पर अपनी टीम्स बना रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज दिख रही थी वो थे हर तरफ फैले हुए वेंडर्स, क्योंकि उनके लिए अवेकनर्स का वो नया बैच जिन्हें स्टार्टर गियर की जरूरत थी एक मैसिव अपॉर्चुनिटी था। ऑक्शन हाउस से फुल सेट्स अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। डेनिम जैकेट पहने एक स्ट्रीट वेंडर किन को स्पॉट करता है और सीधे उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम नए अवेकनर्स में से एक हो, राइट? क्या जोंगहाई सिटी के आसपास के लेवलिंग जोन्स का मैप चाहिए? किन की एज और प्लेन कपड़ों पर एक ही नजर डालकर वो वेंडर सब कुछ समझ जाता है। 50 गोल्ड कॉइन्स ईच, इस साल के सबसे फ्रेश मैप्स। किन उसे मना नहीं करता। जोंगहाई सिटी के आसपास के लेवलिंग जोन्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं। डंजन रिफ्ट्स नई लोकेशंस पर ओपन होते हैं। मॉन्स्टर्स हर साल अलग अलग स्पॉट्स पर रोग हो जाते हैं। किन वेंडर की तरफ 100 गोल्ड कॉइन्स उछालता है, एक मैप और तुम्हारी लेटेस्ट इंटेल कि गिल्ड्स अपने जोन्स कहां होल्ड कर रही हैं। वो वेंडर उसे एक नोइंग लुक देता है, फिर चुपके से अपनी जैकेट से एक एनवेलप निकालता है और उसके हाथ में थमा देता है। तुम अपना काम अच्छे से जानते हो, वो बड़बड़ाता है। हमें भी ये कल ही रात को मिला था। चारों मेजर गिल्ड्स, उनकी टेरिटरीज, वो जोन्स जिन्हें वो लॉकडाउन कर रही हैं, सब कुछ इसके अंदर है। हम जैसे लोग जो बस फ्री एजेंट्स के तौर पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बहुत दूर रहते हैं। किन को एग्जैक्टली यही जानना था।
हर साइकिल में चारों मेजर गिल्ड्स ओपनली पूरे जोन्स अपने लिए क्लेम कर लेती हैं और वहां अपने नए रिक्रूट्स को लेवल अप कराती हैं। बाकी कई गिल्ड्स भी ऐसा ही करती हैं। किन के लिए सबसे बेस्ट यही था कि वो उनके रास्ते से दूर रहे। कम अटेंशन, कम ट्रबल। वो लिफाफा खोलता है। टॉप हेडलाइंस नए एस रैंक अवेकनर्स के बारे में है। फर्स्ट हाई का एस रैंक अवेकनर मिंग चारों मेजर गिल्ड्स में से एक टायरन गिल्ड में शामिल हो गया है। फर्स्ट हाई का एस रैंक अवेकनर ब्याओ ब्लैक ईगल गिल्ड में शामिल हो जाता है। और फिर आता है किन का नाम। किन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो मन ही मन दोनों नामों पर विचार करता है। ब्याओ ने फर्स्ट हाई स्कूल के दिनों से ही किन के प्रति खुलेआम हॉस्टिलिटी दिखाई थी और उसे कभी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन मिंग अलग है। मिंग साइलेंटली डेंजरस है। किन को इसका एहसास बहुत पहले ही हो गया था। फर्स्ट हाई स्कूल में मिंग लगातार उसके पीछे पीछे घूमता रहता था और किन हमेशा से समझ जाता था कि ये बंदा बहुत कनिंग है, चालाक है। लेकिन उसने इस हद तक पेटी माइंडेड इंसान की उम्मीद नहीं की थी। किन की हर काइंडनेस को मिंग अपना इंसल्ट समझता था। अब मिंग टायरन गिल्ड में शामिल हो गया है और उसे एक हाई प्रायोरिटी रिक्रूट के रूप में चुना गया है। मिंग को जानते हुए ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बार मिंग खुलकर सामने है और किन एक शैडो है। टायरन गिल्ड। किन धीरे से बुदबुदाता है। चारों मेजर गिल्ड्स में से सबसे वेल्दीएस्ट। इसके लीडर के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है। टायरन गिल्ड के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब खरीदे हुए हैं। इसके एलीट मेंबर्स को अच्छा खासा पे मिलता है और जब प्रायोरिटी रिक्रूटमेंट की बात आती है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते। ये नॉर्मल है कि एस रैंक फ्रॉस्ट ब्लेड सोर्ड्समैन मिंग ने उनका ध्यान अट्रैक्ट किया, लेकिन चारों मेजर गिल्ड्स में से एक होने के बावजूद टायरन गिल्ड अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाकर किन को अपने साथ शामिल करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि किन एक इंडिपेंडेंट मेंबर है। तेजी से और चुपचाप वो बाकी हेडलाइन से दूर रहकर लेटेस्ट जोन मैप खोल लेता है। जियांगहाई सिटी के आसपास मौजूदा लेवलिंग जोन लेआउट के अनुसार 30 से अधिक लेवल रेंज में किन के लिए सूटेबल कई लो रिस्क लेवलिंग जोन्स हैं। नॉर्दर्न वेस्टलैंड के म्यूटेंट्स और वुल्फ पैक्स, अबैंडन माइन के कॉप्स वेनम बैट्स, ब्लू माउंटेन रूइंस की जाइंट गॉब्लिन ट्राइब, गेल सिमेट्री के स्केलेटन सोल्जर्स। ज्यादातर अवेकनेस के लिए शुरुआती दौर में ग्राइंड करना क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर डिपेंड करता है। गेम के स्टार्टिंग फेज में कमजोर दुश्मन अगले लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी का काम करते हैं, लेकिन किन के लिए हर तरह के मॉन्स्टर से सोल फ्लेम चढ़ाने पर एक नया एट्रीब्यूट या स्किल हासिल की जा सकती है। इसलिए चाहे वो कमजोर दुश्मन हो या पावरफुल क्रीचर, वैरायटी हमेशा बेहतर होती है। उन सभी लो लेवल एरियाज में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स का सफाया करना किन का अल्टीमेट टारगेट है। ये तो बस सीक्वेंस का मामला है। अबैंडन माइन के नीचे कॉप्स वेनम बैट्स को देखते ही किन की आंखें चमक उठती हैं। ट्रायल टावर में वापस आकर उसे गोस्ट फायर वेनम की असली पावर का एक्सपीरियंस हुआ था। तब से ये वेनम स्टैकिंग बिल्ड उसे अट्रैक्ट कर रहा है और अगर वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेनम टाइप्स को भी जोड़ सके तो ये गेम चेंजर साबित होगा, स्पेशली बॉस लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ। अबैंडन माइन भी उसके फेवर में काम करती है। ये अंडरग्राउंड है, सुरंगें एक मेज की तरह है और बहुत कम अवेकनेस यहाँ जाना पसंद करेंगे। रेडार से दूर रहने के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। किन सड़क पर एक पोशन शॉप में गया और 2 सेट एचपी पोशन, 1 सेट एमपी पोशन और 1 सेट एंटीडोट खरीदने के लिए काफी सारा गोल्ड खर्च कर दिया। पूरी तरह से तैयार होकर किन अबैंडन माइन की ओर चल पड़ा। सबसे नजदीकी दरवाजा जियांगहाई सिटी का नॉर्थ गेट है। मॉन्स्टर्स के अटैक से बचाव के लिए पूरे शहर को डिफेंसिव स्ट्रक्चर से युक्त एक मजबूत दीवार से घेरा गया है। केवल 4 गेट्स ही एंट्री या एग्जिट की अनुमति देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हर गेट पर ऑफिशियल फोर्सेस द्वारा कड़ी सिक्योरिटी की जाती है। एंटर करने या बाहर निकलने वाले हर अवेकनर का रिकॉर्ड रखा जाता है। कहा जाता है कि ये केवल मॉन्स्टर्स से बचाव का मामला नहीं है, बल्कि एनिमी कंट्रीज के अवेकनर्स को भी घुसने से रोकना है। सभी चेक पॉइंट्स को पार करने के बाद किन पहली बार एक प्रोफेशनल अवेकनर के रूप में बाहर कदम रखता है। उसके सामने एक एंडलेस खुला जंगल फैला हुआ है। जो कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो सैकड़ों वर्षों में मॉन्स्टर्स और डंजन्स द्वारा तबाह होकर धीरे धीरे नष्ट हो गई है और अब उसके केवल धुंधले हॉन्टेड निशान ही बचे हैं। जैसे जैसे किन जियांगहाई सिटी से दूर जाता है, अवेकनर्स की भीड़ कम होती जाती है। किन अपना स्टेटस पैनल खुलता है। स्टेटस, क्लास गॉड फॉरसेकन, लेवल 15, एचपी 1950, एमपी 230, सैवेज डी रैंक, लाइट को रीजनरेशन एस रैंक, गोस्ट फायर वेनम ए रैंक, स्किल्स टाइड स्टेप बी रैंक, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड ए रैंक, सैवेज चार्ज बी रैंक। अब जबकि किन ने टाइगर फैंग वॉरशील्ड इक्विप कर लिया है तो उसकी डिफेंस और वाइटैलिटी दोनों में जबरदस्त बूस्ट आया है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसने सैवेज, लाइट को रीजनरेशन और गोस्ट फायर वेनम हासिल कर लिए हैं। 3 पैसिव एट्रीब्यूट्स, साथ ही टाइड स्टिप और बॉइलिंग बीस्ट ब्लड सहित 3 एक्टिव स्किल्स। जिस एम्प्टी स्टैट्स के साथ उसने शुरुआत की थी उसकी तुलना में ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। अलग अलग मॉन्स्टर्स से प्राप्त इन सभी एट्रीब्यूट्स के साथ किन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अभी एक ए रैंक अवेकनर का मुकाबला कर सकता है। उसकी एकमात्र वीक पॉइंट उसका डैमेज आउटपुट है। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के अलावा उसके पास कोई अन्य अटैकिंग स्किल नहीं है, बस फ्रेंजी स्टेट से मिलने वाला सीधा डैमेज बफ है। तभी उसे याद आता है, ट्रायल टावर में वापस आकर उसने फ्लेम पॉइंट्स खर्च करके फ्रेंजी स्किल को बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में अपग्रेड किया था। फ्लेम पॉइंट्स का असली मकसद यही है। अब जबकि उसने ट्रायल टावर क्लियर कर लिया है तो उसके पास काफी फ्लेम पॉइंट्स जमा हो जाने चाहिए। चेक फ्लेम पॉइंट्स। तुरंत एक प्रॉम्प्ट प्रकट होता है, फ्लेम पॉइंट्स ऑब्टेन्ड 85, व्यू अपग्रेडेबल स्किल्स। उसके पैनल में हर एट्रीब्यूट और स्किल चमक उठता है। सैवेज अपग्रेडेबल, टाइट स्टेप अपग्रेडेबल, बाकी सब कुछ हर दूसरी एट्रीब्यूट और स्किल ग्रे रंग में दिखाई देता है। फ्लेम पॉइंट्स इनसफिशिएंट है। तो इस तरह से ये मैकेनिक्स काम करता है। हर अपग्रेड लेवल की कॉस्ट पिछले लेवल से कई गुना ज्यादा होती है। ट्रायल टावर में बी रैंक फ्रेंजी को ए रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में अपग्रेड करने के लिए 10 फ्लेम पॉइंट्स लगे थे। अब बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को ए से एस रैंक तक ले जाने के लिए पूरे 100 पॉइंट्स लगेंगे। टावर क्लियर करने में उसने जो कुछ भी कमाया वो भी इसके लिए काफी नहीं होगा।
और लाइट को रीजनरेशन जो पहले से ही एस रैंक पर है उसे एसएस रैंक तक पहुंचाने के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स की जरूरत है। अभी प्रायोरिटी एकदम क्लियर है, जितना हो सके उतने फ्लेम पॉइंट्स कलेक्ट करो। किन को याद है एक गॉब्लिन को टपकाने पर उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिलता था। 100 से ज्यादा छोटे घोस्ट फायर स्पाइडर्स की धुनाई करने पर भी उसे मुश्किल से 10 पॉइंट्स ही मिले थे। यहाँ हर एक पॉइंट कीमती है और जैसे जैसे वो और ज्यादा एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करता जाएगा, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड करने के लिए केयरफुल डिसीजंस लेने होंगे। हर पॉइंट को वहीं इन्वेस्ट करना होगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। हालांकि बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को अपग्रेड करना एकदम फायदे का सौदा है। ये स्किल जो सिर्फ 20 टाइप मॉन्स्टर्स के लिए है, डैमेज आउटपुट को तुरंत बूस्ट कर देती है और सेम कैटेगरी की स्किल्स में भी अपना भौकाल अलग ही रखती है। और किन का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, ऐसे एट्रीब्यूट्स और स्किल्स जो नॉर्मल ह्यूमन अवेकनर्स को सपने में भी नहीं मिल सकते। गॉब्लिन से भी ज्यादा सैवेज, ट्री स्पिरिट से लाइट को रीजनरेशन, घोस्ट फायर स्पाइडर से घोस्ट फायर वेनम, ये सब किन के यूनिक चीट कोड्स है। मैप को फॉलो करते हुए किन उस अबैंडन्ड माइन की तरफ बढ़ता है। ये एकदम सुनसान इलाके में है। इसका एंट्री गेट आधा ढह चुका है, बचा हुआ आधा हिस्सा बस मलबे के सहारे टिका हुआ है, बड़ी मुश्किल से। इसीलिए तो ज्यादातर अवेकनर्स इस खंडन में घुसने का रिस्क नहीं लेते। अंदर कदम रखने से पहले किन को भी खुद को थोड़ा हौसला देना पड़ता है। पहले आउटर एरिया का जायजा लो, अगर छत गिरने का जरा भी शक हो तो तुरंत पतली गली से निकल लो। वो अपने बैग से एक ग्लास ट्यूब निकालता है, उसके अंदर जुगनू जैसा एक जीव शांति से बैठा है। उसकी हल्की रोशनी उसके चारों ओर लगभग 3-4 मीटर के एरिया को रोशन कर रही है। इन्हें ग्लो बग कहते हैं, एक और म्यूटेटेड स्पीशीज। एक स्ट्रीट वेंडर से खरीदा था, एकदम सस्ता, टिकाऊ और लॉन्ग लास्टिंग रोशनी। हर तरह के अंडरग्राउंड डंजन्स के लिए ये एक एसेंशियल आइटम है। हाथ में ग्लो बग लिए किन सावधानी से एक एक कदम रखते हुए सीढ़ियों से माइन की गहराई में उतरता है। टूटी फूटी पत्थर की दीवारें सैकड़ों साल पुराने ruins की कहानी बयान कर रही हैं। थोड़ी ही देर में जमीन पर कुछ सुराग दिखाई देता है, अंधेरा, दानेदार कचरा, चमगादड़ों का निशान। किन ने ग्लो बग को अपनी बेल्ट से बांधा, एक हाथ में अपना आयरन स्पीयर निकाला और दूसरे हाथ से टाइगर फैंग वॉरशील्ड को ऊपर उठाया। धुंधली रोशनी उसे आगे का रास्ता दिखाती है। तभी सामने टनल की छत से पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। अगले ही पल काली आकृतियां सीधे उसकी ओर झपटती हैं। कम से कम 1 दर्जन कॉप्स वेनम बैट्स, जिनमें से हर एक बाज के साइज का था। किन ने अपना सिर नीचे झुकाया और टाइगर फैंग वॉरशील्ड को अपनी छाती के आगे अड़ा दिया। जोरदार टक्करों की झड़ी लग गई, लेकिन किन केवल आधा कदम पीछे हटा और उसे खरोच तक नहीं आई। यही तो है गोल्ड रैंक शील्ड का भौकाल। इसका सॉलिड डिफेंस पूरे अटैक को मजे से झेल लेता है। चमगादड़ शील्ड से ऐसे टकराते हैं जैसे किसी पत्थर की दीवार से भिड़ गए हो। कई सारे तो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। किन ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। स्पीयर उठाकर उसने अपने पैरों के पास पड़े सबसे नजदीकी चमगादड़ की जोरदार धुनाई की। ब्लेड सीधे टारगेट में धंस जाता है और उसके ऊपर डैमेज का नंबर पॉपअप होता है, -157। उसका एचपी बार दिखाई देता है। कॉप्स वेनम बैट, लेवल 11, एचपी 432। हर चमगादड़ की लगभग 400 एचपी होती है। एक ही वार से इसकी 3/4 एचपी साफ हो जाती है। किन तुरंत दूसरा वार करता है और चमगादड़ का खेल खत्म। किन पर एक व्हाइट लाइट पड़ती है, उसका ईएक्सपी बार तेजी से ऊपर चढ़ता है। किन के करंट लेवल के हिसाब से ये एकदम सॉलिड ईएक्सपी है, लेकिन एक चमगादड़ के टपकने से बाकी सब इधर उधर बौखला जाते हैं। अंधेरी तंग टनल में डॉज करने की कोई जगह नहीं है। एक चमगादड़ उसके पीछे से आता है और उसकी पीठ पर तगड़ा डंक मारता है। -29। ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन पर वार्निंग लाल रंग में चमकती है। यू हैव एंटर्ड कॉप्स वेनम स्टेट। स्टन गॉज बढ़ रहा है। कॉप्स वेनम। किन का विजन तुरंत धुंधा होने लगता है। हर पल उसका सिर भारी होता जा रहा है। यही है जहर का असली असर। पर टिक पॉइजन डैमेज भले ही कम है, लेकिन टाइम के साथ ये स्टन गॉज को तेजी से बढ़ाता है। अगर एंटीडोट का इस्तेमाल जल्दी नहीं किया तो गॉज पूरा भरते ही टारगेट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा। किन तुरंत दीवार के सहारे पीछे हटता है, सामने से खुद को बचाने के लिए शील्ड तान लेता है और अपने खाली हाथ से एक एंटीडोट निकालकर सीधा गटक लेता है। उसकी नजरें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। डैमेज ओवर टाइम का असर कम हो जाता है। स्टन गॉज नीचे आ गया है, लेकिन एक एंटीडोट इसे पूरी तरह से क्योर करने के लिए काफी नहीं है। किन ने दूसरा घूंट मारा और कॉप्स वेनम का असर आखिरकार खत्म हो गया। ये जहर वाकई बहुत खतरनाक था और इसी वजह से किन इस एट्रीब्यूट को हासिल करने के लिए और भी ज्यादा डेस्परेट हो गया था। ग्लो बग की हल्की रोशनी में किन का हाथ अपने पीछे दीवार के एक हिस्से पर पड़ा, जिसमें एक खोखला गड्ढा था जो एक इंसान के छिपने के लिए काफी बड़ा था। वो तुरंत उस गड्ढे में घुस जाता है और शील्ड उठाकर लगभग अपने पूरे शरीर को कवर कर लेता है। दूसरे हाथ से स्पीयर को आगे अड़ा देता है। एंगल लिमिटेड है, लेकिन इतने सारे चमगादड़ों के झुंड के बीच उसका हर बार एकदम सटीक निशाने पर लगता है। अपनी धुनाई की स्पीड बढ़ाने के लिए केन अपनी स्किल बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को एक्टिवेट करता है। हर शिकार के साथ इसका ड्यूरेशन रिफ्रेश हो जाता है और उसकी पावर तुरंत डबल हो जाती है। देखते ही देखते टनल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। किन के चारों ओर की जमीन चमगादड़ों के ढेर से ढकी हुई है। सोल फ्लेम ऑफरिंग, कॉप्स वेनम बैट्स। उन शरीरों से धुंधली लपटें उठती हैं और किन की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती हैं। कॉप्स वेनम बैट्स सोल फ्लेम सक्सेसफुल, फ्लेम पॉइंट्स +1। कॉप्स वेनम बैट्स सोल फ्लेम सक्सेसफुल, फ्लेम पॉइंट्स +1। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आती रहती हैं, लेकिन किन जो एक लाइन सुनना चाहता है वो स्क्रीन पर कभी नहीं आती। भाई साहब, कॉप्स वेनम एबिलिटी इतनी आसानी से हलवे की तरह नहीं मिलने वाली। किन अपनी स्पीयर की नोक से लाल पानी पहुंचता है और चमगादड़ों की वेव्स को चीरते हुए माइन में और गहराई तक घुस जाता है। लेकिन सिचुएशन को बद से बदतर बनाती है इस माइन की लेआउट।
टनल्स के इस पिच ब्लैक मेज यानी अंधेरे जाल में चमगादड़ किन के पहुंचने से पहले ही उसे सेंस कर लेते हैं। वो जिस भी नेस्ट के पास पहुंचता है चमगादड़ों की पूरी पलटन उस पर टूट पड़ती है। यहाँ एक भी सेकंड की लापरवाही का मतलब है एक और डंक और एक और कॉप्स वेनम स्टैक का मुफ्त का प्रसाद। लेकिन चलो कोई ना, एक्सपी एकदम भयंकर मिल रहा है। किन के अंदर लगातार लेवल अप की वाइट रोशनी चमकती रहती है। उसका लेवल 17 तक पहुंच जाता है। वो चमगादड़ के शरीरों से अपनी सारी सोल फ्लेम ऑफरिंग पूरी कर देता है। सक्सेस नोटिफिकेशंस की झड़ी लगी हुई थी और फिर आखिरकार किन को जिस लाइन का बेसब्री से इंतजार था वो आ ही गई। एट्रीब्यूट ऑब्टेन्ड, कॉप्स वेनम, कॉचिया। किन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो अपना ट्रेड पैनल खोलता है। ये रहा, एक हरे रंग की कॉप्स वेनम एंट्री वहां चमक रही है। कॉप्स वेनम बी रैंक। अटैक्स में कॉप्स वेनम का इस्तेमाल होता है जो डैमेज ओवर टाइम देता है और टारगेट का स्टन गेज बढ़ाता है। एकदम असली माल, सीधे सोर्स से। किन को बहुत अच्छे से पता है कि ये जहर कितनी तकलीफ देता है और अगर इसे किसी ह्यूमन अवेकनर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो ये और भी ज्यादा लीथल होगा। क्राउड कंट्रोल का सबसे अल्टीमेट वेपन वेनम। तभी पहले से ही सुनसान माइंड में काफी अंदर मौजूद किन की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक सिरन दौड़ जाती है। उसने ऊपर देखा, बल्ब के आकार की 2 चमकती आंखें उसके ठीक ऊपर लटक रही थी जो सीधे उसे घूर रही थी। किन ने अपना ग्लोबग उठाया और देखा कि एक कॉप्स वेनम बैट चट्टान से उल्टा लटका हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल चमगादड़ों से 3 गुना बड़ा था। उसके सफेद नुकीले दांत किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। अब बॉस, किन तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो अपना टाइगर फैंग वॉर शील्ड सामने तान लेता है। छत की ओर पूरी नजर। टनल में एक तेज हवा का झोंका कहर बरसाता है और वो जाइंट बैट सीधे किन की ओर झपटता है और शील्ड से इतनी भयानक जोर से टकराता है जितना छोटे चमगादड़ सोच भी नहीं सकते। इस जोरदार इंपैक्ट से किन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। धुंधली रोशनी में बॉस के नुकीले खंजर जैसे दांत सीधे किन की गर्दन की ओर बढ़े। किन ने शील्ड उठाकर उस डेडली वार को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन झटके से उसकी पूरी बाह सुन्न पड़ गई। इस मॉन्स्टर की रॉ पावर अनबिलीवेबल है। किन इसके भारी वजन के नीचे दब गया है, पीछे हटने का कोई चांस नहीं। और सिचुएशन को और भी बुरा बनाने के लिए इस हाथापाई में उसकी बेल्ट से बंधी हुई ग्लोबग ट्यूब दीवार से टकराती है और एक तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो जाती है। गई भैंस पानी में। ग्लोबग मुश्किल से 1 मीटर ही उड़ पाया था कि उस जाइंट बैट ने उसे भी झपट लिया। पूरी माइंड में घुप अंधेरा छा गया। किन के अपना बैकअप निकालने से पहले ही सामने से हवा का एक तेज झोंका उस पर आ गिरा और उसकी शील्ड से जोर से टकराया। -197। पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में होने के बावजूद उसकी इतनी एचपी उड़ गई। अब माइंड में पिच ब्लैक अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। किन ने अपना स्पीयर आगे घुमाया लेकिन वो सिर्फ हवा चीर कर रह गया। अंधेरे में कॉप्स वेनम बैट किंग पूरी तरह से बेफिक्र है। किन उसे केवल उसके पंखों की आवाज और हवा में फैली उस सड़ी हुई बदबू से ही ट्रैक कर सकता है। हवा का एक और झोंका आ रहा है, किन ने सोचा। अभी वो अपना गोस्ट फायर वेनम रिलीज करता है। उसका आयरन स्पीयर भूतिया हरी आग की लपटों में घिर जाता है जिससे पूरी टनल रोशन हो जाती है। बैट किंग ठीक उसके सामने था। किन ने पूरी ताकत से भाला उसमें घुसा दिया। -134। टारगेट इज बर्निंग, टारगेट इज पॉइजन्ड। 2 नोटिफिकेशंस पॉपअप हुई। बैट किंग के शरीर पर वो भूतिया आग लग जाती है जो घोर अंधेरी गुफा में एकदम तेजी से भड़क उठती है। अब छिपने की कोई जगह नहीं। किन ने शील्ड उठाई, तेजी से आगे बढ़ा और अपना स्पीयर बार बार बैट किंग पर घुसाने लगा। -137। बर्न डैमेज -35। -129। बर्न डैमेज -35। वेनम और बर्न का ये डेडली कॉम्बोज बैट किंग के एचपी बार को तेजी से पिघलाने लगता है। सीधी सी बात है, एक नमी वाली गुफा में रहने वाला मॉन्स्टर नेचुरली आग के प्रति वीक होता है। पूरी तरह से आग की लपटों में घिरने के बाद बैट किंग संकरी टनल में बेतहाशा फड़फड़ाता है, लेकिन खुद को बुझा नहीं पाता। अंधेरे का एडवांटेज खत्म होने के बाद जलता हुआ बैट किंग किन के ठीक सामने एक चमकता हुआ टारगेट बन जाता है और किन आगे बढ़ता है। शील्ड आगे, स्पीयर गोस्ट फायर वेनम से लिपटा हुआ जो लगातार मिक्स्ड डैमेज दे रहा है। कॉप्स वेनम बैट किंग का एचपी बार लगभग खाली होने वाला है। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए किन ने बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को एक्टिवेट कर दिया। एक भयानक पावर उसके अंदर दौड़ने लगी। डैमेज और अटैक स्पीड दोनों में जबरदस्त बूस्ट आया। -219, -238। उस कॉप्स वेनम बैट किंग ने अपनी आखिरी चीख निकाली और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इस अबैंडन्ड माइंड का बॉस एक आयरन स्पीयर के हाथों मारा गया। एक तेज सफेद लेवल अप की रोशनी किन पर चमकती है जिससे वो पूरा एक लेवल अप हो जाता है। उसी पल बैट किंग के शरीर से एक सोल फ्लेम उठती है। सोल फ्लेम ऑफरिंग, कॉप्स वेनम बैट किंग। किन बिना किसी झिझक के रिचुअल शुरू करता है। कॉप्स वेनम बैट किंग सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल। फ्लेम पॉइंट्स +15। एट्रीब्यूट ऑब्टेन्ड, सोनार स्कैन, अनलॉक्स एसोसिएटेड स्किल, अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन। किन की आंखें चमक उठती हैं। उसे बैट किंग से कोई एट्रीब्यूट मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो इस वजह से उस पिच ब्लैक टनल में बैट किंग हमेशा उसे सटीक निशाना लगाकर ढूंढ लेता था, यहां तक कि उसके मूव्स को भी प्रेडिक्ट कर लेता था। साइंटिफिकली देखें तो चमगादड़ अपने आसपास के एनवायरनमेंट का मैप बनाने और शिकार को ट्रैक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। पता चला कि इन कॉप्स वेनम बैट्स को ये एबिलिटी विरासत में मिली है, वो भी नेक्स्ट लेवल वाली। किन सोनार स्कैन एंट्री चेक करता है। उसके स्किल पैनल में अब एक ब्रांड न्यू बी रैंक स्किल चमक रही है। सोनार स्कैन बी रैंक आसपास के एरिया को मैप करने और दुश्मन की अप्रॉक्सिमेट लोकेशन का पता लगाने के लिए सभी डायरेक्शंस में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ता है। इफेक्टिव रेंज 30 मीटर्स। दुश्मनों को सरप्राइज अटैक देने के लिए बनी एकदम परफेक्ट स्किल।
और ये एक लो लेवल जोन के बैट से मिली है। किन के सामने एक प्रॉम्प्ट चमकता है, करंट फ्लेम पॉइंट्स 135, वुड यू लाइक टू अपग्रेड अ स्किल? बिल्कुल, अबैंडन्ड राइन को क्लियर करने से उसका फ्लेम रिजर्व इतना बढ़ गया है कि वो एक ए रैंक स्किल को अपग्रेड कर सके। लेकिन फिलहाल उसके पास 3 अपग्रेडेबल ऑप्शंस हैं, ए रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड, बी रैंक टाइट स्टेप और बी रैंक सोनार स्कैन। कुछ देर सोचने के बाद किन डिसाइड करता है कि बॉइलिंग बीस्ट ब्लड ही उसका मेन डैमेज टूल है, लेकिन सोनार स्कैन उसे खतरों, चाहे मॉन्स्टर्स हों या दूसरे अवेकनर्स, को पास आने से पहले ही डिटेक्ट करने में मदद करता है और रिएक्शन देने से बेहतर है कि पहले से प्रिकॉशन लिया जाए। अपग्रेड सोनार स्कैन, किन 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करता है। बी रैंक सोनार स्कैन अपग्रेड होकर अल्ट्रासोनिक स्कैन ए रैंक में बदल जाता है। इस रैंक के इफेक्ट में ये सभी डायरेक्शंस में हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है, जिससे आसपास के टेरेन की मैपिंग और तेजी से होती है और दुश्मनों की लोकेशन ज्यादा एक्यूरेसी से मिलती है। बोनस के तौर पर क्लोज्ड स्पेसेस में इफेक्टिवनेस डबल हो जाती है, रेंज 30 से बढ़कर 50 मीटर्स हो जाती है और एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाती है। फिर भी काफी नहीं है, किन दांत पीसता है। कीप अपग्रेडिंग, एक और प्रॉम्प्ट आता है, स्पेंड 100 फ्लेम पॉइंट्स टू अपग्रेड अल्ट्रासोनिक स्कैन। कंफर्म 100 फ्लेम पॉइंट्स खर्च हो गए। ए रैंक अल्ट्रासोनिक स्कैन अपग्रेड होकर सीधा एस रैंक अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन बन जाता है। एस रैंक का इफेक्ट ये है कि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वेव्स छोड़ता है जो ह्यूमंस डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये टेरेन को तेजी से मैप करता है और आसपास मौजूद हर दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट पाथ का पता लगाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें स्टेल्थ मोड वाले दुश्मन भी डिटेक्ट हो जाते हैं, सिवाय वॉइड स्टेट वालों के। इफेक्टिव रेंज 100 मीटर्स। ये एक एस रैंक स्किल है। किन को तुरंत फील हो जाता है कि वो 100 फ्लेम पॉइंट्स उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। इसकी रेंज 3 गुना बढ़कर पूरे 100 मीटर्स हो चुकी है और अब ये छुपकर हमला करने वाले स्टेल्थ एनिमीज को भी पकड़ लेता है। किसी भी असैसिन के लिए ये एकदम बाप लेवल का काउंटर है। हाई स्कूल के 3 साल के कॉम्बैट सिमुलेशन कोर्स ने उसे एक बात बहुत अच्छे से सिखाई थी, असैसिन से निपटना सबसे बड़ी सरदर्दी है। छुपकर हमला करने वाला शैडो असैसिन हमेशा फर्स्ट स्ट्राइक का एडवांटेज लेता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन के होते हुए घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा असैसिन है। अब अगर कोई असैसिन किन पर एम्बुश लगाकर हमला करने की सोचता भी है तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और 100 मीटर्स की डिटेक्शन रेंज का मतलब है कि किन खतरनाक वॉन्डरिंग मॉन्स्टर्स से तब तक बच सकता है जब तक उन्हें भनक भी ना हो कि वो वहां है, चाहे वो डंजन्स में ग्राइंड कर रहा हो या एक्सप्लोरेशन, सब कुछ एकदम सेफ। और ये सब एक कबाड़ जैसी अबैंडन्ड माइन से मिला है। अगले 3 दिनों में अपनी पावर स्केलिंग का अंदाजा हो जाने के बाद किन जियांगशाई सिटी के आसपास के सभी लो लेवल एरियाज को साफ कर देता है। नॉर्दर्न वेस्टलैंड, म्यूटेटेड वुल्फ पैक्स से सोल फ्लेम ऑफरिंग, इससे ब्लड थर्स्ट सी रैंक एट्रीब्यूट मिला। मीली अटैक्स से 5% HP लाइफ स्टील। ब्लू माउंटेन रूइंस, गॉब्लिन शामन से सोल फ्लेम ऑफरिंग, इससे फोकस डी रैंक एट्रीब्यूट मिला, INT 100+। गेल ग्रेवयार्ड, स्केलेटन सोल्जर्स से सोल फ्लेम ऑफरिंग, इससे डेथ मार्क डी रैंक एट्रीब्यूट मिला, पॉइजन रेजिस्टेंस 100+। टोटल 4 लेवलिंग जोन्स क्लियर करने के बाद किन लेवल 25 पर पहुंच जाता है और उसे बहुत सारे लो लेवल गियर्स मिल जाते हैं, रस्टेड चेस्ट प्लेट, लेदर ब्रेसर्स, रॉटन वुड ग्रीवीज और बीस्ट स्किन बूट्स। ये सब लो टियर आयरन आर्मर्स हैं। बेसिक डिफेंस के अलावा इनमें कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं है, लेकिन इनसे पूरा एक आर्मर सेट तैयार हो जाता है। इन्हें इक्विप करते ही किन के स्टैट्स में एक और जबरदस्त उछाल आता है। बवाल चीज, लेवल 25, HP 2920, MP 450, अटैक 271, डिफेंस 470, कांस्टेंट 50, इनिशियल एट्रीब्यूट फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, एट्रीब्यूट्स सैवेज D रैंक, लाइट को रीजनरेशन S रैंक, घोस्ट फायर वेनम A रैंक, ब्लड थर्स्ट C रैंक, स्किल्स टाइट स्टेप B रैंक, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड A रैंक, सैवेज चार्ज B रैंक, अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन S रैंक। किन जियांगहाई सिटी के हर लो लेवल जोन में लगातार ग्राइंडिंग कर रहा है और सोल फ्लेम ऑफरिंग्स के जरिए एट्रीब्यूट्स कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी इन हरकतों पर सबकी नजर है। देखो, ये तो किन है जिसे हमारा सो कॉल्ड टॉप सीड अवेकनर कहा जाता था, लेकिन अब वो लो लेवल एरियाज में रेंगता हुआ फंसा है। खैर, तुम उससे और क्या ही उम्मीद करते, उसे तो एकदम ट्रैश क्लास मिली थी। हाई लेवल जोन्स में तो वो 1 सेकंड में निपट जाएगा। कितना बड़ा वेस्ट है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अवेकनिंग का ख्याल ही छोड़ देता, शहर में ही रहता और कोई बावर्ची या लोहार बन जाता। ट्रैश क्लास तो ट्रैश ही होती है, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कभी भी बराबरी नहीं कर पाओगे। ये भद्दे कमेंट्स बिना ये सोचे कि किन इन्हें पढ़ सकता है, कम्युनिकेटर के क्लास चैनल में खुलेआम पोस्ट किए जा रहे थे और उनमें से कुछ तो यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे किन को टारगेट करना शुरू कर दिया। क्या हमारे फॉर्मर टॉप सीड को किसी सहारे की जरूरत है? मुझे पापा कहो और मैं तुम्हें एक B रैंक डंजन क्लियर करवा दूंगा। उस मैसेज के साथ जो नाम जुड़ा था वो था फेंग। सच कहूं तो किन को घंटा याद नहीं कि ये नमूना कौन है। फेंग। वो धीरे से बड़बड़ाता है, उस नाम को दिमाग में छाप लेता है, लेकिन अब से वो इसे कभी नहीं भूलेगा। इन सारे तानों के ठीक ऑपोजिट ऊपर स्क्रॉल करने पर 3 S रैंक अवेकनर्स ब्याओ, मिंग और यान की चापलूसी की बाढ़ सी आई हुई थी। मैंने सुना है कि मिंग 4 मेजर गिल्ड्स में से एक टायरेंट गिल्ड में शामिल हो गया है। हम सब तुम पर भरोसा कर रहे हैं मिंग भाई। मिंग ने चैनल में एकदम चौड़ और ओवर कॉन्फिडेंस से रिप्लाई किया, टेंशन मत लो, हम सब क्लासमेट्स थे, जिसके पास भी थोड़ा सा दिमाग है वो आगे मेरा साथ दे। मैं हर चीज का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम उस खास इंसान से तो बेहतर ही करोगे।
मिंग की एंट्री होते ही क्लास चैनल में हलचल मच जाती है और उसका टाइप किया गया हर सार्कास्टिक वर्ड तुरंत पूरी बातचीत को किन के खिलाफ मोड़ देता है। अरे उस निकम्मे का जिक्र तक मत करो, ये शर्म की बात है कि वो हमारी पूरी क्लास का नाम डुबो रहा है। एकदम सही। और मिंग तो पहले से ही टायरेंट गिल्ड की जियांगहाई ब्रांच का स्क्वाड लीडर बन चुका है। वो इतना बिजी है फिर भी उसे हमारी याद है। अरे सुनो, खबर मिली है कि कहीं कोई रेगिस्तान है जहां एक नया डंजन अभी अभी खुला है और इसका थ्रेट लेवल अभी तक अननोन है। क्या मिंग अपनी ब्रांच को लीड करते हुए इसका फर्स्ट क्लियर निकाल पाएगा? मिंग अपनी अकड़ जरा भी नहीं छुपाता, जाहिर है सबसे पहले वही इसे क्लियर करेगा। मैं जियांगहाई ब्रांच चलाता हूँ, टायरेंट गिल्ड के अंदर आने वाला हर नया अवेकनर मुझे रिपोर्ट करता है। उस डंजन के फर्स्ट क्लियर का क्रेडिट हमें ही जाएगा। मिंग बॉस इज द बेस्ट। उस सारी बेशर्म चापलूसी के बीच किन को एक काम की बात मिलती है। रेगिस्तान में कहीं एक नया डंजन स्पॉन हुआ है। ये एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। डंजन रिफ्ट्स नेचर से बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एक नया डंजन कहीं भी खुल सकता है और इसकी थ्रेट रेटिंग स्टार्टिंग में हमेशा अननोन होती है। इसी वजह से सिटी अथॉरिटीज पहली बार डंजन को क्लियर करने वालों को भारी भरकम रिवॉर्ड्स देती हैं और कई डंजन्स में वन टाइम बोनस, स्पेशल चेस्ट्स और बॉस होते हैं जिन्हें सिर्फ फर्स्ट क्लियर करने वाली टीम ही लूट सकती है। यही कारण है कि हर मेजर गिल्ड इस फर्स्ट क्लियर की रेस में पागल रहती है। जियांगहाई सिटी के आसपास के सभी जोन्स लो लेवल के होते हैं, इसलिए यहाँ स्पॉन होने वाले डंजन्स जनरली ज्यादा खतरनाक नहीं होते। मेजर गिल्ड्स के टॉप एलीट प्लेयर्स इन छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करते, वो इसे अपने गिल्ड के नए अवेकनर्स को सौंप देते हैं। इसलिए नए डंजन्स इन रुकीज के लिए आपस में भिड़ने का मेन बैटल ग्राउंड बन जाते हैं और किन इस मौके को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। नए डंजन मतलब नए मॉन्स्टर्स मतलब नए एट्रीब्यूट्स। जियांगहाई सिटी के पास स्थित क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट एक बड़ा जोन है जो हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इसके अंदर के कई हिस्से अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए वहां एक नए डंजन का प्रकट होना कोई सरप्राइज की बात नहीं है। और चूंकि उस रेगिस्तान में अभी तक कोई टेलीपोर्टेशन सर्कल सेटअप नहीं हुआ है, इसलिए डंजन की ओर जाने वाले हर अवेकनर को पैदल ही धक्के खाने पड़ते हैं। चिलचिलाती धूप और एंडलेस रेत से भरा क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां मोस्टली अवेकनर्स कभी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन नए अवेकनर्स के बैच के लिए ये एक जैकपॉट है। ये इस साइकिल में खुलने वाला पहला नया डंजन है। सिटी अथॉरिटीज ना केवल फर्स्ट क्लियर पर फाड़ू इनाम देंगी, बल्कि एक नए अवेकनर के लिए ये एक रातों रात स्टार बनने का मौका है। जैसे ही ये खबर फैलती है, वो सुनसान पड़ा रेगिस्तान लोगों की भीड़ से भर जाता है। जब किन क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट की ओर निकलता है, तब तक रास्ता वहां पहुंचने के लिए उतावले अवेकनर से खचाखच भर चुका है। ज्यादातर लोग गिल्ड ग्रुप्स या छोटी पार्टीज बनाकर ट्रैवल कर रहे हैं। किन जैसा सोलो प्लेयर यहाँ लगभग ना के बराबर है। सबको पता है कि एक नया डंजन अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन साथ में मौत का खतरा भी। अननोन रेटिंग वाले डंजन्स ने पहले भी पूरी की पूरी टीम्स का सफाया किया है। पार्टी में हर एक्स्ट्रा मेंबर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी शील्ड का काम करता है। एक ग्रुप ने किन को अकेले जाते देखा और उसके पास आ गए। तुम नए अवेकनर हो ना, अकेले डंजन में जा रहे हो, क्या हमारे साथ पार्टी बनाना चाहोगे? एक लंबा वॉरियर आगे बढ़ा और उसकी नजरें किन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी, साफ तौर पर किन के लगभग फुल गियर सेटअप से अट्रैक्ट होकर। इस लेवल पर जिसके पास पूरा आर्मर सेट होता है, वो या तो बहुत अमीर पार्टी से होता है या बेहद खतरनाक। केन मुड़कर उस ग्रुप को स्कैन करता है। उनके अलग अलग आर्मर और आउटफिट्स देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वे किसी बड़ी गिल्ड के नहीं है, बस रैंडमली साथ आए दोस्तों की एक पार्टी है। 2 लड़के 2 लड़कियां। उस लंबे वॉरियर के अलावा दोनों लड़कियां मेज और क्लेरिक हैं और दूसरा लड़का एक आर्चर है। उनके मिले जुले गियर्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी रैंक सी से बी के बीच की होगी। टीम कॉम्पोजिशन ठीक ठाक है, लेकिन उनके पास एक तेज और फुर्तीले असैसिन या सपोर्ट की कमी साफ खल रही थी। अगर उनका इकलौता फ्रंट लाइनर वॉरियर दुश्मनों का एग्रो होल्ड करने में फेल हो गया, तो पीछे खड़े कमजोर और स्क्विशी मेंबर्स एक झटके में मारे जाएंगे। किन की प्रोफेशनल गेमर वाली सूझबूझ ने कुछ ही सेकंड्स में पूरी पार्टी का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया। सॉरी, मुझे अभी किसी टीम की जरूरत नहीं है, वो नामे से रिलाता है। लेकिन वो लंबा वॉरियर आसानी से हार नहीं मानता और फिर से उसे मनाता है। भाई, डंजन खतरों से भरा हो सकता है, पार्टी में जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतने ही बढ़िया बैकअप मिलेगा। एक बार सोच लो, मेरा नाम हाउ है, कम से कम मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो ऐड कर लो। किन की स्क्रीन पर तुरंत एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप होती है। ये बंदा एकदम जेन्युइन लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि किन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता, हाउ के पीछे खड़ी क्लैरिक लड़की ने उसे घूर कर देखा। उसने तुरंत हाउ की आस्तीन खींची और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनते ही हाउ के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उसने बिना एक भी वर्ड बोले तुरंत वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। अरे तुम किन हो? माफ करना भाई, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, बस ये 2 लाइनें। किन सारा खेल समझ जाता है। उस क्लैरिक ने उसे पहचान लिया था, वही अवेकनर जिसने अवेकनिंग सेरेमनी में एक एकदम बेकार ब्लैंक स्लेट वाली ट्रैश क्लास चुनी थी। इस लो टियर पार्टी को भी एक घटिया प्लेयर को अपने साथ रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी थी। लेकिन किन को इन सब फालतू बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बिना कोई रिएक्शन दिए मुड़ता है और अपनी राह चल देता है। और जैसे ही वो मुड़ता है, उसके पीछे से काना फूसी की आवाजें आने लगती हैं। क्या तुमने देखा? वो तो सच में किन था, वही ना जिसने वो ट्रैश क्लास चुनी थी। लोग कहते थे कि फर्स्ट हाई स्कूल में वो हमारा टॉप सीड प्लेयर था, और अब जरा उसके गियर्स तो देखो, उसकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब लग रही है। किन इन सब लूजर वाली बातों को एकदम इग्नोर मारता है। तभी बीप, उसका कम्युनिकेटर बजता है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है और ये मैसेज उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए गए इकलौते कॉन्टैक्ट का था। इसी के साथ इस सीरीज का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर एनिमे स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आएंगे। तब तक स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लो।